ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ आपोज्योति रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ॐ। मेरे पूज्य माता पिता के चरणों में, मेरे पूज्य गुरु के चरणों में नमन करते हुए, इस अखंड ब्रह्मांड के अधिपति भगवान द्वारकाधीश को साष्टांग करते हुए, साकेत परिवार के कुलगुरु, साकेत परिवार के परिवारजनों, आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर के पवित्र बूंद आत्मा स्वरूप को मेरा वेद व्यास द्विवेदी का नमन। Respected Dr. Bhavesh ji has talked much about my achievements, characteristics, knowledge, and many more aspects of life, which are more or less personal, less professional, more. Talking about professional part is okay, it's just like superficial skill level discussion that conveys more or less zero message. But this journey from zero to infinity does not require that knowledge. It requires enlightenment. Level 1 is information, level 2 is super information, level 3 is lower knowledge, level 4 is medium knowledge, level 5 is knowledge, level 6 is ushering in, beginning the enlightenment, and level 7 is enlightenment. Enlightenment is our destination. And this is what our soul wants. हमारी जो आत्मा है, जिसे हम आत्मन कहते हैं संस्कृत में, उसकी आवश्यकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका है 7th level, and it is enlightenment. To reach the enlightenment, we will start the journey today. Many of us have already started the journey. I share some moments with you. It's not a teaching and learning process of NAC or MBA. It's nothing like evaluating something and then re-evaluating something and grading something. No, it's not like that. It's nothing like some framework has already been given to us by someone experienced in this field, and we have to ditto, obey and follow and become follower of it. Nothing like that. कुछ भी ऐसा नहीं है. इसमें बस केवल एक ही काम करना है, मुझसे जुड़ जाना है, बस that's all. इतना भी किया ना, तो आप समझ लो ये अगला 8 घंटा आपके जीवन का 80 साल सुधारने के लिए काफी हो जाएगा, काफी रहेगा. इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें करते हैं. उन बातों में साकेत को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद कि मुझे आप जैसे सहिष्णु लोगों से, विनम्र लोगों से, ज्ञानी लोगों से मिलने, अपनी बात करने, और जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, हमारे गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, हमारे मित्रों से प्राप्त हुआ है,
हमारे परिवार से प्राप्त हुआ, हमारे विद्यार्थियों से प्राप्त हुआ, हमारे बच्चों से प्राप्त हुआ है, वो मैं आपका कुछ अंश 1, 2, 3, 4, 5% शेयर कर सकूं। इसके लिए जो मुझे अपॉर्चुनिटी आदरणीय भावेश जी ने जो दिया, सुश्री निभा के सहयोग से, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भावेश, हम किसी न किसी भाव से यहाँ इकट्ठे होते हैं। आप सब ने क ख ग घ और बाद में A B C D भी पढ़ लिया है। हम सब ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। पढ़ा कम, पढ़ाया ज्यादा है। अब उस पढ़ने को पचाने का अवसर है। कैसे पचाएंगे? बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हम सुनते ही हैं बोलने के लिए, प्रश्न ही हम सुनते हैं उत्तर देने के लिए, क्योंकि वो उत्तर पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान है, पहले से ही होता है। घटना ऐसी है, मैं किसी व्यक्ति से मिलने जाता हूं, मेरे अंदर उसके लिए बड़ा भारी सद्भाव है। मैं किसी व्यक्ति से मिलने जाता हूं, मेरे अंदर उसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाव है। मैं किसी व्यक्ति से मिलने जाता हूं, मेरे लिए उसके लिए, मेरे मन में उसके लिए परम आदर का भाव है। ऐसे प्रकार प्रकार के भाव होते हैं जो अंग्रेजी में कभी कभी फीलिंग्स के रूप में कही जाती हैं, लेकिन कभी कभी इंटेंशन के रूप में उसको माना जाता है। लेकिन जब हमारा भाव पवित्र से पवित्रतर से पवित्रतम हो जाता है, प्योर से प्योरर से प्योरेस्ट हो जाता है, तब उस श्रेणी को भावेश कहते हैं। आप समझ सकते हैं आपके पास कौन सा भावेश है। इस दिशा में चलते हुए हमने ऋग्वेद से एक मंत्र का आपके समक्ष उच्चारण किया। ये इसलिए नहीं क्योंकि हमने प्रेयर के रूप में किया, ये इसलिए कि हमें कम से कम इतना ज्ञान अवश्य हो जाए कि हमारे अंदर जो 24 अक्षर हैं वो 24 महाशक्तियों का स्वरूप है। और ये 24 महाशक्तियां आती कहां से हैं? और ये 24 महाशक्तियों का हमारे शरीर, हमारे समाज, हमारे पूरे जीवन से क्या लेना देना है? कोई कनेक्शन है भी या नहीं है? तो ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, हमारे पूर्वजों ने हमें बीज रूप में दिया। आप में जो लोग कुछ कुछ मंत्र का उच्चारण करते होंगे, किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, बैकग्राउंड से होंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी न किसी बीज मंत्र का वो आप उपयोग करते ही करते हैं। आप चाहे ओम करें, आमेन करें, आमीन करें, अंत में वो है तो बीज मंत्र ही। प्रश्न ये उठता है, ये बीज क्यों? तो जब मैंने आपके समक्ष ऋग्वेद के 24 बार ओम का उच्चारण किया, उस 24 बीज का अर्थ क्या हुआ? इस 24 बीज का रोपण कैसे किया जाता है? और इस 24 बीज का हमारे जीवन में महत्व क्या है? आप चलते फिरते रास्ते में लाउड स्पीकर में गायत्री मंत्र का उच्चारण सुनते ही रहते हैं, अलग अलग रागों में। राग मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कैसे उसको उच्चारित करता हूं और मैं कौन सा पसंद करता हूं। बीच का मीडियम तो खतरनाक है। तो प्रश्न ये उठा कि यह बीज का रोपण हमारे पूर्वजों ने किया, क्यों नहीं हम आप ऐसा बोलते कि जड़ का रोपण किया? क्यों बीज का रोपण किया? बीज की महिमा अनंत है। बीज की महिमा कैसी है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे अपने जीवन में, नीचे का अर्थ क्या हुआ? थोड़ा सा आप अपने अहम भाव को त्याग करके जब नीचे जाएंगे, जैसे आज हम IKS की बात करने वाले हैं, तो हमारा परिवेश भी IKS होना चाहिए। हम जब श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे हैं, तो हमारा परिवेश भी श्रीमद् भगवद गीता होना चाहिए। हमारे अंदर के जो भाव हैं, हमारे अंदर की जो प्रेरणा है, वो भी उसी से होनी चाहिए। अब मैं 6 जगह से फटी हुई जीन्स पहन के और यहाँ पे मैं श्रीमद् भगवद गीता और IKS नहीं कर सकता। ये घटना घटी 2019 में, जब मैं नासा में पोस्ट डॉक के लिए गया था। 11 महीने था वहां पे वाशिंगटन में। तो
18-19 देशों के लोग थे और मैं चंदन शिखा और मेरा परिवेश यही होता है, चाहे मैं देश इस धरती के किसी भी देश में जाऊं। कुछ बातें हुई वहां पे और मुझे चिढ़ाते थे, हाँ, जैसा कि अरे बहुत ट्रेडिशनल, अरे बड़ा कंजर्वेटिव है, अरे बहुत ऐसा है वैसा है। 8-9-10 दिन के बाद आज 11, आप समझो 6 साल हो गए। 6 साल के बाद वो सारे देश के लोग मुझे रोज सुबह फोन में जय श्री कृष्ण लिख के भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस बीज को पकड़ के बैठे, बीज को। जब हमारे अंदर वो बीज का अभाव होगा तब हम जड़ को ही पहचान पाएंगे। अब जड़ और बीज में कितना अंतर है, नहीं? बहुत बड़ा अंतर है। जड़ से हम जड़ हो जाते हैं और बीज से हम वट वृक्ष हो जाते हैं। जब बीज का रोपण हम पृथ्वी के अंदर करते हैं तो होता क्या है? बीज स्वयं को आप समझो कितनी कठिनाई से गुजरता है, कितना परेशान होता है। हमारे संघर्ष से आप अपनी तुलना करना। हम लोगों का जो संघर्ष है, हमारे जीवन का जो संघर्ष है, हमारा जो अंधकार है, हमारे जीवन की जो कठिनाइयां हैं, हमारे ऊपर जो प्रेशर है, उसका इस बेचारे बीज से तुलना करें। फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है ना कि मैं सर से शेयर कर रहा था कि 3 दिन जब हम 9, 10, 12 घंटे साथ में रहेंगे तो चौथे दिन हमारे सूर्य का उदय होगा। हमारे जीवन का सूर्योदय कब होगा? जब हम सूर्योदय से पहले उठें। जब रोज सुबह आप सूर्योदय का दर्शन करोगे तब आपके जीवन का सूर्योदय होगा। आप चाहते हो कि सूर्य भले आवे जाए, हम तो तान के अपना पड़े रहेंगे, तो हमारा सूर्योदय कैसे होगा? 8 बजे सो के जब मैं उठूंगा, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारी रात ही 2 बजे शुरू होती है। इधर तो हमारी रात 3:40 पे खत्म हो जाती है। 3:40 पे तो हम लोग खेत में होते हैं। हम तो गांव के लोग हैं, शहर के नहीं, हम तो गांव के रहने वाले हैं। 3:40 में तो हम खेत में होते हैं, गायों के बीच में। तो कहने का अर्थ है जब सूर्योदय हमारे जीवन का सूर्योदय के बाद होगा तो सूर्योदय का समय बहुत कम रह जाएगा ना। 12 घंटा सूर्य रहता है और हमारा सूर्य 6 घंटे रहता है। तो 6 घंटे ही सूर्य रहेगा तो हमारे जीवन में 24 घंटे में 6 घंटा कितना परसेंट हुआ? 25%। तो मेरे जीवन का जो प्रोग्रेस है वो 25% होगा। द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ एंड परफॉर्मेंस विल बी ओनली 25%। क्यों? क्योंकि मेरा और सूर्य का जो ओवरलैपिंग पीरियड है केवल 25% ही रहा। 24 घंटे में 6 घंटा, जबकि वो बेचारा 12-14 घंटा हमारे सर पे आके डांस करता है। अरे उठो भाई, मेरा सुन लो। हम नहीं सुनते ना। तो मेरा उद्देश्य ये था कि जो बीज है कितना संघर्ष करता है। आप बीज डाल दिए, चारों ओर से मिट्टी भर के, पानी जितना हो सका डाल के, और आप तो घर में आके एसी में बैठ जाते हैं। वो क्या करता है? उसका संघर्ष प्रारंभ होता है। और कैसे प्रारंभ होता है? उसका संघर्ष प्रारंभ होता है कि अंधेरा। अभी तक तो वो बाहर था, एकाएक उसको अंधेरे में जाना पड़ता है। आपके जीवन में अगर 1 घंटा अंधेरा, अभी लाइट चली जाए, मोबाइल आपसे छीन लिया जाए और कहा जाए अब जरा 10 मिनट अंधेरे में आपके साथ वार्तालाप करते हैं, अंधेरे में हमारा जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं, अंधेरे में जीवन का आनंद उठाते हैं। क्यों आनंद? आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। डिक्शनरी आपके पास गूगल है ना? गूगल नाम का मिस गाइड हमारे पास है जो हमको गाइड करेगा कि आनंद का अपोजिट क्या है, सिनोनिम या सिनोनिम नहीं, एंटोनिम क्या है। आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, आनंद का एंटोनिम मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि आनंद यहां नहीं है, आनंद इधर नहीं है, आनंद हमारे 7वें लेवल पे है। उसकी हम परिभाषा थोड़ी देर के बाद बताते हैं। तो बीज बेचारा उस अंधेरे में आनंद की प्राप्ति करता है। ये हमारे पूर्वज ने हमको दिया, इसीलिए मंत्र में बीज मंत्र होता है। ओम जो है वो बीज मंत्र है। वो आपको अंधेरे से उस प्रकाश की तरफ ले जाता है जिस प्रकाश का कोई अंत नहीं है। उस अप्रकाश से प्रकाश की तरफ ले जाएगा जहां पे कोई अंत नहीं है, अर्थात उस आनंद का कोई अंत नहीं है, और उसको कहते हैं बीज। अब बीज का दूसरा काम क्या है? उस अंधेरे में चारों तरफ से फंसा रहता है, दबा रहता है, चारों तरफ से प्रेशराइज्ड होगा, जो हम प्रोफेशनल लाइफ में हैं।
चारों तरफ से वो फंसा होगा, लेकिन उस बीज के अंदर जो बीज तत्व डाला है, उस बीज तत्व से धीमे 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 उस अंधकार से प्रकाश की तरफ आएगा, और बाकी का फल हम और आप जानते हैं कि बीज वट वृक्ष बनता है। क्या इतने से यात्रा समाप्त हो गई? क्या बीज वृक्ष में परिवर्तित हो गया, उसकी यात्रा समाप्त हो गई? आंसर है नो, बिग नो। क्यों? अभी तो उसकी यात्रा बाकी है। आज आपके घर के सामने एक वृक्ष है, उसको खोदिएगा, पूछिए उसके नीचे बीज कहां है, किधर है? कहीं छिपा होगा? आपको नहीं मिलेगा। यह मातृवत भाव है। जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे खजाने को देने वाले लोग हैं, मातृवत भाव से उस बीज को हमको दिए हैं, जिसका मूल ढूंढने जाएंगे तो आपको वो बीज मिलेगा नहीं। और हम क्या करते हैं? लॉजिक लगाते हैं। जब तक लॉजिक से ये प्रूव नहीं हो जाता है, जस्टिफाई नहीं हो जाएगा, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं इसको मानूंगा ही। अरे भाई, जानोगे तो मानोगे, ठीक है? जानने का प्रश्न ही तब उठेगा। तो प्रश्न ये उठा कि वह जो बीज है अस्तित्व खो देता है। 100% सैक्रिफाइस, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको ना कहते हैं एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। जब वह बीज अपने पूरे अस्तित्व को खो करके, पूरी तरह से खो करके वृक्ष में परिवर्तित हो गया, इसको हमारी आज की भाषा में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कहां से ट्रांसफॉर्मेशन होगा? बीज से होगा। बंद हो गया? बीज से होगा। और बीज से ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बीज को पहचानना पड़ेगा, बीज की क्वालिटी को जानना पड़ेगा। उस बीज को उठा के मैं रोड पे फेंक दूंगा तो वह बीज वृक्ष नहीं बनेगा। उस बीज को फर्टाइल लैंड चाहिए, और वो फर्टाइल लैंड हमारे सामने आज उपस्थित है, जिसके सामने मैं बीज डालूंगा आज। उस बीज से मैं यह उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं कि वट वृक्ष हर एक ऐसे से फॉर एग्जांपल 150 वट वृक्ष बनेगा, और वो वट वृक्ष फिर पूरे इस विश्व को, ब्रह्मांड को 24 घंटे ऑक्सीजन देगा। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे भावेश जी के आदेश का पालन करते हुए यहाँ आया था। तो भावेश जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि स्लाइड्स में क्या होता है कि फिर आप उधर खो जाओगे, और हम आपसे आंख मिलाने का जो चांस मिला है वो खो देंगे। तो हम जरा उधर कम बाद में जाएंगे, पहले आपसे जरा आंख मिचौली खेल लिया जाए। सबसे हम निवेदन करेंगे, करबद्ध निवेदन होगा, आपको अपने से जुड़ना है, और जुड़ने के लिए आपका मुझे चाहिए 15 सेकंड, है ना? केवल 15 सेकंड। 16वां सेकंड अगर आप देना चाहते हैं तो नमन करते हुए आपका स्वागत है, लेकिन मेरी तरफ से यह रिक्वेस्ट है कि आप मुझे 15 सेकंड देंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, आप जहां बैठे वहीं बैठे रहना है, ठीक है? हम भी यही बैठेंगे, नॉट टू वरी। और केवल आंख बंद करके बैठ जाना है ना, कुछ करना नहीं है आपको, केवल आंख। देखिए, मैं कहने के लिए प्रोफेसर हूं, लेकिन मैं एक गांव वाला, खेती वाला, तो मुझे हैंड्स ऑन में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो बोलने में कम इंटरेस्ट है। तो कुछ करेंगे तो शायद, बिकॉज डूइंग इज लर्निंग, है ना? लिसनिंग इज नॉट लर्निंग, हियरिंग इज एट ऑल नॉट लर्निंग, यस, विजुअलाइजिंग इज अप टू सम एक्सटेंट लर्निंग, है ना? कुछ देखने से 82% लर्निंग होती है, जानते हैं ना? इसीलिए सब लोग वीडियो देखते रहते हैं, जब देखो तो वीडियो, जब देखो तो वीडियो, क्योंकि हमको इतनी लर्निंग की प्यास है। वी आर सो मच, है ना, इतना प्यास लगा है कि वी वांट टू लर्न सो मच, और इसलिए हम वीडियो देखते रहते हैं। हाँ, कई बार तो मैं मतलब उस पर हम फिर आएंगे। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप मुझे 15 सेकंड देंगे, और उस 15 सेकंड में आप केवल आंख बंद करेंगे, ठीक है? और अगर संभव है तो सुनिएगा, ठीक है? हम आपको कुछ सिखाने वाले नहीं है, केवल सुनिएगा। आपको करना नहीं है, अगर आपकी इच्छा होती है तो कर सकते हैं, ना इच्छा हो तो कोई समस्या नहीं है।
कोई हम आपको लीगल क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पे 840 करोड़ लोग हैं। अब किसके किसके खिलाफ आप जा करके क्लेम करेंगे, है ना? और लीगल क्या क्या धाराएं लगाएंगे, वो तो संभव नहीं है। इसलिए आप केवल आंख बंद करेंगे और 15 सेकंड अपनी जगह पे बैठेंगे। ठीक है, हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठ सकता हूँ? ठीक है, ना ना ना, हाँ ठीक है, चलिए। तो 15 सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें? आप हाँ बोलिएगा। हाँ, अंग्रेजी नहीं बोल सकते, थोड़ी सी इंग्लिश आ जाती है। आप भरसक हिंदी बोले तो ज्यादा उचित है, क्योंकि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं ना, हम अंग्रेजी परंपरा ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी आंखें बंद करेंगे। आप ये इमेजिन करें कि आपके माता पिता आपके सामने खड़े हैं। जिनके माता पिता इस पृथ्वी पर नहीं हैं, वो भी ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे माता पिता हमारे सामने दोनों खड़े हैं। आपका शीश अर्थात सिर अर्थात हेड उनके चरणों में झुकाना है। उनके चरणों में अपना सिर बैठे बैठे आप इमेजिन करें कि आप रख रहे हैं। अब आपके माता पिता आपसे बहुत प्रसन्न हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं और वो आपके दोनों कंधों को पकड़ के माता पिता आपको उठा रहे हैं। आपको उठा करके आपसे गले लग रहे हैं। आप मूक शब्दों में बिना कुछ बोले अपने माता पिता से अपनी सारी समस्याएं कह दीजिए। जो भी समस्या है, मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, मुझे फ्लैट का भाड़ा देना है, मुझे जीवन में नया सीखना है, मुझे जो भी आपकी सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य संबंधित, पारिवारिक समस्या है, अपने माता पिता से कह दीजिए। जैसे ही आप कहेंगे, आपके माता पिता आपके सिर पर हाथ रखेंगे और आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जब आप आंख खोलना होगा तो सामने नहीं देखेंगे, जितना हो सकेगा ऊपर देखेंगे। ऊपर देखते हुए आंख धीमे धीमे आप खोल सकते हैं। ओम। ये आपने स्वयं को स्वयं से समय दिया है। ये हम सुबह जनरली 4:45, 5:30 बजे कुछ गांव के बच्चों को 100, 50, 150 बच्चों को पिछले 20 साल से करवाते हैं। 20 साल हो गए। 2003 में मैंने ये प्रारंभ किया था। जब मैंने एमटेक किया तो मुझे मेरे एक गुरु ने सिखाया था और वो मेरे सर थे और उन्होंने मुझे सिखाया था कि जीवन में कोई भी समस्या आए, आंख बंद करके 20 मिनट बैठ जाओ, 20 सेकंड बैठ जाओ और जो मन में आया वो अपने माता पिता से कह दो और 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 21 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। और मेरा अनुभव है कि इसका अनुभव है कि परिणाम जबरदस्त मिलता है, जिसको आप अंग्रेजी में वंडरफुल, मार्वेलस भी कह सकते हैं। एंड सक्सेस रेशियो जो इसका, हिट रेशियो कंप्यूटर की लैंग्वेज में 100% है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, किसी से आपका प्रेम संबंध टूट गया, किसी ने आपको गाली दे दिया, आपके ओनर ने आपको फटकार दिया, आपको नौकरी से निकाल दिया, आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, आपके दोस्त ने आपको चीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, लोन चुकाने में असफल हो गए, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर माता पिता, जहां पे उनका आशीर्वाद काम करे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मुझे फला का मर्डर करना है, माता पिता आशीर्वाद दो मुझे, कल जाके मर्डर कर, क्या वहां नहीं काम करेगा ना, क्योंकि वो नहीं चाहते ना माता पिता कि तुम इतने प्रसिद्ध हो जाओ कि कल न्यूज़पेपर में आ जाए कि भाई इसके पीछे जो है वो
FIV पढ़ी है। सो अब दूसरा पॉइंट है, कुछ लोग ऐसे इस दिशा में जो ऐसा नहीं करना चाहते। क्यों? अरे मेरे पिताजी से तो मेरी नहीं पड़ती है, मेरी माँ से तो मेरा कभी का 20 साल हो गया बात ही नहीं किया। क्यों भाई? मैं नहीं झुकता हूं। क्यों भाई? अरे मैं ऐसा क्यों करूं? वो भी तो मेरी तरह एक शरीर ही है। अच्छी बात है, एक्सीलेंट। अब आप एक मुझे प्रश्न का उत्तर देंगे। पृथ्वी पे 840 करोड़ लोगों में से आपको कितने लोगों के सामने झुकना पड़ता है? गिनेंगे क्या? गिनिए। 1, मेरे पिता माता, जोड़े में गिनने का, अगर बहुत ज्यादा संख्या नहीं आती है। मेरे पिता, मेरी माँ, हो सकता है कि आपके सास, आपके ससुर, आप जिस एज में है उसमें मामा मामी नाना नानी भी हो सकते हैं, और आपके 2-4 शिक्षक होंगे, और अधिक से अधिक 2 या 3 आपके बॉस होंगे मैक्सिमम। कितने हुए? 11। गिन लो, आप अपने जीवन में गिनो। आपके चाचा चाची, जितने भी बड़ा परिवार है, मेरे परिवार में 21 लोग हैं, हम सब साथ में रहते हैं, तो पूरे परिवार में अगर आप गिन लो तो भी 11 लोगों से ज्यादा आपके परिवार में नहीं होंगे जिसके सामने आपको झुकना है। झुकने का अर्थ क्या हुआ? आपकी भाषा में कॉम्प्रोमाइज करने का है। मैं मेरे सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मतलब आपका जो मैं है वो इन 11 के सामने झुकना नहीं चाहता है। इसलिए जो एक्सरसाइज करवाया वो हमें पसंद नहीं, हमें स्वीकार्य नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, यार इन 11 के सामने नहीं झुकोगे तो बाकी 840 करोड़ के सामने तुम झुकोगे ही 100% झुकोगे। तो अब जरा बिजनेस की भाषा में बात करें, प्रॉफिट किसमें है? 11 के सामने झुकने में है कि बाकी 840 करोड़ के सामने झुकने में? तो 11 के सामने तो झुक जाओ यार, क्या जाता है? बाकी की जो सीना तान के चलो, डंडा लेके घूमो, लोगों को और झुकाओ, देखते कितना दम है तुम्हारे अंदर। इन्हीं 11 के सामने तुमको दम दिखाना है, बाकी के सामने तो तुम मेमने की तरह झुके ही रहते हो। प्रश्न ये है, तुम तुम्हारे स्वयं से जरा नीचे उतर के देखो। इसलिए मैंने वहां से कहा था कि थोड़ा नीचे आओ, इसकी परिभाषा हम बाद में बताएंगे। तो झुकने का सौभाग्य बहुत ही बिरले लोगों को मिलता है। यह सौभाग्य है कि आपको झुकते ही आशीर्वाद मिलता है। झुकते कितनी देर हो? कुल मिला के 11 लोगों के सामने 30-30 सेकंड, और मिलता कितना है? 300 गुना मिलता है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा सिखाती है कि अपने से बड़ों के सामने झुको। अब इसमें से बड़े कौन है? यहां मुझे महान शिक्षक चाणक्य याद आते हैं। ये सब है, हाँ पीपीटी में है भाई, सॉरी, तो पीपीटी में अभी हम थोड़ा रन भी कर लेते हैं। महान चाणक्य याद आते हैं। महान चाणक्य ने क्या बोला? 4 लोगों के सामने झुको। किसको कहा? अपने राजा को बोला है। किसी में दम, किसी में है दम कि अपने राजा को जाके बोल दे 4 लोगों के सामने तुमको झुकना चाहिए? अगर है तो तुम शिक्षक हो, और अगर शिक्षक हो तब भारतीय ज्ञान परंपरा सीखने के लिए लायक हो, तब उसका योग्यता आप धारण करते हो, तब आप उसके लिए एलिजिबल हो। लिखते हैं ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पीएचडी हैज बीन फुलफिल्ड सो बीइंग अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री। मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कौन सी है? क्या तुम अपने बॉस को बोल सकते हो, अपने राजा को बोल सकते हो कि 4 के सामने तुमको झुकना है? क्या बोल सकते हो? अगर नहीं तो शिक्षक नहीं, और अगर शिक्षक नहीं तो फिर भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षक तो कभी नहीं। इसलिए चाणक्य ने कहा, एक जो उम्र में बड़ा है उसके सामने झुको। उम्र में जो भी बड़ा है, इसलिए बस में लिखा रहता है बुजुर्गों के लिए जगह रिक्त रखें, ट्रेन में लिखा रहता है इनके लिए। दूसरा, ज्ञानियों के सामने झुको। इसलिए सब जगह मंदिर में वगैरह जितने भी धर्मस्थल हैं वहां पे दरवाजे पहले ही छोटे कर देते हैं कि नहीं तो मजबूरी में जाओ, नहीं तो फोड़ के हॉस्पिटल जाओगे।
तो बेटर है झुक के जाओ, जैसे गुरु, शिक्षक इत्यादि ज्ञानी जनों के सामने झुको, ऐसा कहा। तीसरा उन्होंने कहा जो तुमसे अनुभव में ज्यादा है, इस पे मैं बाद में आऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। अनुभव में तो अगर एक व्यक्ति 40 साल से बस चला रहा है सरकार में, 40 साल से, तो उसका अनुभव तो एक ही साल का है, 40 साल का नहीं। लेकिन अगर वही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे अंबानी जी के यहाँ अगर कोई बस 40 साल से चला रहा है, उसका नॉलेज अपग्रेडेड होगा, वो ऑटो सिस्टम जानता होगा, उसको सेंसर बेस्ड बस चलाता होगा, उसमें एआई टेक्नोलॉजी लगी होगी। और हमारे रेगुलर ढंग से जो ड्राइवर चला रहा होगा, 40 साल से वही खटारा बस चला रहा होगा, उसको एक ही चीज आता है, उसी रूट पे 40 साल से चल रहा है, ये वही पहला दूसरा तीसरा गियर डालेगा, तो उसका 40 साल का अनुभव एक ही साल का हुआ, और इसका 5 साल का अनुभव भी 5 साल से ज्यादा का हुआ। तो अनुभव का यहाँ अर्थ अलग है। तो चाणक्य जी ने कहा, चाणक्य ने कहा नहीं, मैं बोल दे रहा हूं आज से ही आपके सामने, आपको बुरा लगे तो मेरी गलती क्षमा करिएगा। चाणक्य ने नहीं कहा, ठीक है, शिक्षक थे वो, चाणक्य जी ने कहा था, महान शिक्षक चाणक्य जी ने कहा था कि जिसका अनुभव अधिक है उसके सामने झुको। और चौथा एक्चुअली वो राजा के लिए था, और वो क्या था कि जो किसी भी प्रकार से शक्तिशाली हो, जिसको आप एमएमएम शक्ति कहते हैं, है ना, मैन शक्ति, मनी शक्ति, मटेरियल शक्ति, जैसे गुंडा टाइप के जो लोग होते हैं, वहां बोला उन्होंने वहां भी झुको। कुछ इतिहासकारों ने इस पर प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया? उनके सामने हम क्यों झुके? सर कटा देंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। वहां पे महर्षि वाल्मीकि आते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, उदाहरण दिया कि एक पौधा है छोटा सा और एक बड़ा सा वृक्ष है। पौधा यानी छोटा सा लता है ना, छोटी सी लता है, घास मान लो ना, घास है, और एक बड़ा वृक्ष है, और दोनों नदी के बीचों बीच धार में खड़े हैं। जब नदी में बाढ़ आती है, जोर से पानी आता है, तो वृक्ष बोलता है मैं नहीं झुकूंगा, और जो बगल में छोटी सी घास है वो बोलती है अरे झुक जाना, 5 दिन की बाढ़ है, 5 दिन का ही मैटर है, 5 दिन में ये पानी सूख जाएगा, फिर खड़े हो जाना। तो वो वृक्ष बोलता है नहीं, मैं कुछ भी हो जाए, सर कटा दूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। और वो बाढ़ में जड़ से उखाड़ के पेड़ को, नदी है ना, लेके समुद्र में चली जाती है। और वो जो वहां पे पौधा होता है वो थोड़ी देर ऐसे झुका रहता है, 5 दिन के बाद पानी खत्म, वापस उठ के खड़ा हो जाता है। ये कहते हैं महर्षि वाल्मीकि। चाणक्य जी के ये जो एमएमएम पावर वाले जो लोग हैं, उनके सामने झुकने का अर्थ महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ऐसे जगह पे तुम थोड़ा झुक जाओ। इस झुकने का अर्थ टेम्पररी है, इस झुकने का अर्थ जो है ना, स्वार्थपना से जुड़ा हुआ है कि थोड़ी देर झुक जाओ, ठीक है, समय निकल जाएगा तो तुम वापस उठ के खड़े हो जाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसको कहते हैं 4 प्रकार का झुकना, जो किसमें कहा गया है? भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया है। और मैं इसको भारतीय IKS नहीं, इसको एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम हम कहते हैं। क्यों एंशिएंट? अभी स्लाइड में देखते हैं। सेकंड पॉइंट, एक बात हमारे आदरणीय भावेश जी ने कहा कि आज यह जो सेशन होगा, इससे हम कुछ ऊपर की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ऊपर की यात्रा का अर्थ क्या है? ये बड़ी बड़ी घटना। आगे ऊपर क्या जाता है आप बताएंगे? अच्छी चीजें जाती हैं या बुरी चीजें? बहुत बड़ी है। तो ऊपर जाने के लिए अच्छा करना पड़ेगा। कौन सी अच्छी चीज ऊपर जाती है? अभी मुझे सर ने टिकट करवाया था, प्लेन से आ गए, तो प्लेन भी तो ऊपर गया है ना, लेकिन कैसे गया? दूसरा एक उदाहरण लेते हैं पुष्प का, फ्लावर है ना, बीच बीच में हम कुछ इंग्लिश बोल देंगे। फ्लावर लेते हैं, पुष्प इसको कहते हैं, फूल नहीं कहते हैं, है ना, पुष्प कहते हैं। आप ये सोचेंगे ये क्या संस्कृत का शब्द बोल रहे हैं? भाई हमारी भाषा में, भारत में 22 जो भाषाएं संवैधानिक रीति से मानी गई हैं, उनमें माँ के कितने पर्यायवाची हैं? कोई भी? माँ
माता, माता के कितने पर्यायवाची हैं? जननी 42, 42, अति उत्तम। 42 पर्यायवाची हैं माँ के, कितने? 42। और अंग्रेजी में कितने हैं? 2। मदर एंड मॉम, बस खत्म, तीसरा है ही नहीं। मम्मी तो मदर का है ही नहीं, खैर इंग्लिश में 2 ही है, ठीक है। हमारी भाषा में 42 है। अच्छा, पानी, जल, जल का हमारी भाषा में कितना पर्यायवाची? सिनोनिम। अच्छा, सिनोनिम बोल दो, पर्यायवाची नहीं। कितने सिनोनिम है? 116 है। कितने? 116 है। गुजराती में गुजरात के एक बहुत बड़े महाराजा हुए थे, गोंडल के। और महाराजा गोंडल के जो थे, उन्होंने एक गुजराती का साहित्य लिखा है, डिक्शनरी जिसको कहते हैं। आपको पता है डिक्शनरी हम 5 लोग मिलकर उठाएंगे ना तो भी नहीं उठेगी। और उसमें कितने शब्द हैं जानते हैं आप? 2 करोड़ 80 लाख शब्द। 2 करोड़ 80 लाख शब्द हैं गुजराती की डिक्शनरी में। लाओ ऑक्सफोर्ड मेरे सामने, लाइए दिखाइए मुझे। 1 करोड़ पहुंचा दो तो मैं रिजाइन कर दूं। 1 करोड़ शब्द मुझे अंग्रेजी का आप दिखा दो, बस मैं छोड़ के चला जाऊं अभी, राइट नाउ। केवल उसमें है 26 लाख शब्द। इसमें अंग्रेजी में 26 लाख शब्द हैं और हमारी भारत की भाषा में 2 करोड़ से ज्यादा शब्द हैं। 2 करोड़ शब्दों को तुम 26 लाख शब्दों में कैसे व्यक्त करोगे, कैसे अभिव्यक्त करोगे, कैसे बताओगे? बताओ, बता सकते हो? कभी संभव नहीं। वो 1-1.5 घंटे के अंदर एग्जॉस्ट, 1-1.5 घंटे के अंदर तो सारा डिक्शनरी तुम्हारा समाप्त, क्योंकि आपको एट ए टाइम केवल 11,000 ही शब्द याद रहते हैं। 11,000 तो ज्यादा हो गया। ये तो ध्यानी तपस्वी जो लोग होते हैं, जिनको अपने ऊपर कंट्रोल होता है, वो 11,000 शब्द अंग्रेजी के बोल सकते हैं। बाकी तो 7-8-9,000 पहुंचे, मतलब कि उनको सब तरह का विटामिन प्रोटीन चाहिए। यू कैन नॉट एट ऑल। पूरी की पूरी थीसिस भी नहीं होती इतने शब्दों की, तो है ना। इसीलिए रिसर्च आर्टिकल्स 8,000 शब्द के होते हैं। कभी सोचा क्यों 8,000 है? 8,000 शब्द का इसीलिए क्योंकि एट ए टाइम एक रिसर्चर 7-8-9,000 से ज्यादा अधिक शब्दों का उपयोग करेगा तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगा, वो एसे या थीसिस से कुछ और बन जाता है। इसलिए वो रिसर्च पेपर नहीं रह जाएगा। इसलिए 8,000 शब्द होते हैं। तो अंग्रेजी में 8-9,000 तक जाते जाते हम पूरी तरह से पस्त हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा पुष्प का उदाहरण देते। अब पुष्प में क्या होता है? जब पुष्प खिलता है तो उसकी सुगंध कहां जाती है? ठीक है, थोड़ा आसपास जाएगी, तो सुगंध ऊपर की ओर उठती है। अब जब वो सुगंध ऊपर की ओर उठती है, इसको कहते हैं जीवन में ऊपर उठना। जब आपके जीवन में अच्छे कर्मों का, आपके जीवन में अच्छे विचारों का समन्वय हो जाता, समन्वय यानी यूनाइटेडनेस, नॉट कोऑर्डिनेशन, नॉट कॉम्बिनेशन, नहीं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। नॉट कॉम्बिनेशन, नॉट कोऑर्डिनेशन, नॉट कोऑपरेशन, बट क्या होगा? समन्वय होगा, यूनाइटेडनेस होगा, यूनाइट नहीं होगा। जब सारे के सारे कर्म, आपके सदकर्म यूनाइटेडनेस की श्रेणी में आएंगे, कैटेगरी में आएंगे, तो उससे जो सुगंध निकलेगी वो पुष्प की तरफ ऊपर जाती है। तो सर ने जैसा बोला कि हम सब अपने इन अच्छे कर्मों से ऊपर की ओर जाने का आज प्रयत्न करेंगे। इसके लिए सर धन्यवाद कि आपने हमको ये चीज पॉइंट करने के लिए बताया। हमारा टारगेट नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा ध्येय है। ये क्या होता है? बड़ी समस्या है सर, आप कुछ भी नई बात बता रहे हैं। ध्येय क्या है? आपके विचार लगभग सुबह सपोज 3:20 पे कैलाश पर्वत पे सूर्योदय होता है, ठीक है? कितने बजे? 3:20 पे 3:20 AM पे कैलाश पर्वत पे सूर्योदय होता है। और वो कैलाश पर्वत का जो सूर्योदय है वो कैलाश को पूरा जो है ना गोल्डन बना देता है। तो वहां से जो ऊर्जा निकलती है, वहां से जो वाइब्रेशन निकलता है, वो पूरी पृथ्वी से थोड़ा थोड़ा चारों ओर फैलता है। और वो जो फैलाव है हमारे पास आते 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 थोड़ा अंश में हमको अच्छे विचार देकर के जाता है। तो जो हमारे अंदर अच्छे विचार आते, कितने आते हैं? थोड़े से, थोड़े। क्यों? एक तो 3:20 पे निकला वहां से विचार, दूसरा हम यहाँ हैं और जब वो निकला तो हम सो रहे थे, और जब तक हम तक पहुंचा, हम जगे, तब तो थोड़ा विचार आ गया।
तो 66,000 थॉट्स हमको 24 आवर्स में हमारे दिमाग में आते हैं। जो लोग साइकोलॉजी पढ़े हैं उनको पता है। साइकोलॉजी में एक थियरी है और वो थियरी भारतीय विद्वान ने दिया है और उन्होंने कहा कि हमारे मनुष्य के मस्तिष्क में पूरे 24 घंटे में 66,000 थॉट्स पूरे दिन आते हैं। आउट ऑफ 66,000 हम उसका हार्डली 60-65 विचारों को सोच पाते हैं, देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं कि ओके हमको ये विचार आया गया, ये विचार आया और गया। लेकिन जो लोग जागृत होते हैं, जगे हुए होते हैं, अभी हमारी चाय पीते हुए किसी से चर्चा हुई, जो लोग जगे होते हैं, क्योंकि कई लोग तो पैदा हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए तब तक वो जगते ही नहीं, वो सोते ही रहते हैं। तो जब लोग जगे रहते हैं उनको 66 में से 5-6 विचार पता चलते हैं और वो 5-6 विचार उनको पता चले, उनमें से एक विचार ध्येय बनता है, नॉट लक्ष्य, नॉट टारगेट, गोल या टारगेट नहीं, ध्येय बनता है। ध्येय का अर्थ क्या हुआ कि आज मुझे किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा करना है, ये ध्येय है। आज मुझे मेरे प्रमोशन के लिए जाके बॉस की चापलूसी करनी है, वो लक्ष्य है, वो टारगेट है तुम्हारा, ठीक है। तो टारगेट इज डिफरेंट एंड ध्येय इज डिफरेंट। ध्येय जो है आत्मा से, हृदय से प्रारंभ होता है और जो तुम्हारा टारगेट है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। तो जब ब्रेन और हार्ट दोनों की एक जगह पे, वो दोनों का जब मिलन एक जगह पे होता है तो वहां स्पार्क जनरेट होता है। वो स्पार्क शब्दों का रूप लेता है। जब आपका ब्रेन हावी होगा तो जो आपके शब्द निकलेंगे उस समय उन शब्दों का जो प्रभाव है वो 0 हो जाता है। और जब आपके हृदय से शब्द निकलते हैं, नाभि से शब्द निकलते हैं, उन शब्दों का जो प्रभाव है हर एक के हृदय तक उतरता है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, हमारा ये जो थ्रोट है पतला दिया। कभी सोचा आपने? एनीवन प्लीज, आपने कभी सोचा ये इतना पतला, ये भी तो कंधा है, यहाँ ऐसे सीधे चला जाता तो क्या होता है? मान लो, इमेजिन करो कार्टून में होता है, यहाँ से हमारा ये जो कंधा है ना, यहाँ से ये जो गला का हिस्सा है सर, अगर ये सीधे ऐसे चला जाता, ऐसे रेक्टेंगल होता और यहाँ पे हमारा फेस होता, तो क्यों नहीं हुआ? क्या कारण? वो इतना तो अनपढ़ नहीं है हम कि ऐसा कुछ किया होगा। और ये करोड़ों साल से ऐसा हो रहा है और अगले करोड़ों साल तक ऐसा ही चलेगा कि ये पतला है। क्यों? और इसी के ऊपर इसी के ऊपर जितने बदमाशी वाली चीजें हैं वो सब इसके ऊपर दे दी है। जितनी बदमाशी वाली चीजें है ना, कान से जो मन में आए सुन सकते हैं आप, जो इच्छा हो वो सुन सकते हैं। आई एम कमिंग टू IKS कि इसका उससे क्या संबंध है? जो आंख से जो मन में आए देख सकते हैं। और अभी तो जमाना कुछ इस तरह का है कि आप सच में जो मन में आए वो देख सकते हैं। मुंह दे दिया, जो मन में आए निगल जाओ और जो मन में आए उगल जाओ। जो मन में आता है वो करते रहो, चाहे शब्दों के रूप में हो, चाहे अन्न के रूप में हो, जल के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। तो मुंह भी यहां दे दिया, नाक भी दे दिया। ऐसा तो कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ उसने फिल्टर दिया। और फिल्टर क्यों दिया? जितना यहाँ ले जाना है ना उतना ही जा सके और यहाँ से बाकी फिल्टर होके बाहर निकल जाए, उसको नीचे लाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे शरीर में त्रिबंध नाम का योग होता है। और जो त्रिबंध नाम का योग है उसमें करना क्या होता है, तो तीसरा जो बंध, बंध यानी डैम नहीं, डैम नहीं, बंध यानी बंध, बंध यानी बांधना। तो जो तीसरा जो बंध है वो यहाँ होगा। आपके गले के नीचे यहाँ गड्ढा है, देख रहे हैं ना? वो गड्ढे में ये आपकी जो ठुड्डी है, इसको सांस निकालने के बाद, वो हम आज नहीं करेंगे, उसको यहाँ से इसको यहाँ लगाना। तो जब आप ये अभ्यास करेंगे, जिसको त्रिबंध का तीसरा बंध कहते हैं, जब आप यहाँ बंद करेंगे तो ये ऊपर की जितनी चीजें हैं वो 0 हो जाती है। जब ऑपरेशन होता है ना सर्जरी वर्जरी में, तो नहीं इंजेक्शन लगाते हैं और बोलते हैं कि बस अब इसका ऑपरेशन करो, क्या आप बोलते हैं उसको? यस। तो जब आप ये बंद करते हैं तो ये सब का सब शून्य हो जाएगा, यहाँ से कोई विचार दिमाग का नीचे नहीं जाएगा, तो कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा।
क्योंकि ये सब का सब यहाँ चला गया ना, तो सब ब्लॉक हो जाएगा। और जब सब ब्लॉक हो जाएगा तो आए दिन सर्जरी करवानी पड़ेगी, स्टेंट लगवाना पड़ेगा, और पता चला पेसमेकर भी लगवा लिया, है ना। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा तुम यहाँ तक ले जा रहे हो। अब मैं उस बात पे वापस आता हूं कि जब हृदय से निकला हुआ पल्स, जब ब्रेन से निकला हुआ थॉट, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, यू ऑल नो व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस तो आप जानते हैं, ठीक है। उसको हमारी भाषा में अनुनाद बोलते हैं। अनुनाद, अनुनाद, नाद मतलब, नाद को हम बोलते हैं ध्वनि, ठीक है। और जैसे अनुभव, भव यानी होने के बाद, भव यानी होना, अनु यानी बाद में, होने के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको अनुभव कहते हैं। इसी तरह से अनुनाद, ध्वनि उत्पन्न होने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसको अनुनाद कहते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, हम सुनते हैं उसको, तो सुनते हैं तो बोलते हैं कुछ हुआ, तो इसलिए उसको अनुनाद कहते हैं। तो जो अनुनाद की घटना है वो कौन सी घटना है? यू रिसीव मैक्सिमम पावर एंड यू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर, and this is what is known as to be resonance state. State of resonance means the power generated is transferred in the full form, maximum, and this is what is called as resonance. तो जब ब्रेन का सिग्नल और जब हार्ट से निकला हुआ सिग्नल, दोनों सिग्नल सेम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट हो जाएंगे, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, एंड दैट सिचुएशन इज नोन एज टू बी स्पार्क कंडीशन। और वो जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी से, the science of anatomy in in physiology is called as to be spark. तो जो लोग फिजियोलॉजी के लोग हैं उनको पता है, एनाटॉमी जो आप पढ़ते हैं, तो एनाटॉमी के अंदर दो ग्लैंड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड, जो इसको आप छोटा ब्रेन कहते हैं, पीछे होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप कहते हैं कि हर तरह का सिग्नल ब्रेन को से रिसीव करता है और पूरे बॉडी को रिलीज करता है, और तब हम काम कर पाते हैं। दैट इज व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मेरा अभी पिट्यूटरी ग्लैंड पे रिसर्च चल रहा है। एंड जो दूसरा ग्लैंड है दैट इज थर्ड आई। तो एक आगे है और एक पीछे है, दो आपके पास ग्लैंड हैं जो आपके पूरे जीवन चक्र को चलाते हैं, ठीक है। एंड दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सुश्रुत। सुश्रुत संहिता नाम की का एक वेद लिखा गया, एक पुराण है हमारे पास, सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत संहिता कितने पेज की है बताएंगे? 800 पेज की है, 782 पेज की है सुश्रुत संहिता, और उसमें पूरे हेल्थ के बारे में लिखा है। और आज के डेट में भी ये लोग, हमारे इतर लोग, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, वही पुस्तक रिफर करते हैं जब कोई रिसर्च करना होता है। क्यों? अगेन क्यों? क्योंकि यह सूत्र के रूप में है, फॉर्मूले के रूप में है। तो फॉर्मूला कब होता है? जब एक्सपेरिमेंट होता है। पहले थियरी बनती है कि फॉर्मूला बनता है या एक्सपेरिमेंट होता है, तो पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंट के ऊपर से जो एनालिसिस करते हैं, जो हम रिपीटेड इटरेटिव रिजल्ट्स निकालते हैं, रिजल्ट के ऊपर से हम फिर आते हैं कि अच्छा V = IR होता है। ओके, हम उसके पहले नहीं बता सकते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले ये बल्ब का आविष्कार करने के लिए 99 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया और बाद में दिया फॉर्मूला। सिमिलरली यह जो फॉर्मूला यानी सूत्र सुश्रुत ने दिया 750-800 पेजों का, वो केवल फॉर्मूले के रूप में। अब प्रश्न ये है कि उसकी व्याख्या आपको करनी है, व्याख्या उस फील्ड के लोगों को करनी है। तो सुश्रुत ने ये कहा कि यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, और उसको क्या कहते हैं, जिसको आप चक्र के रूप में कहेंगे, उसको थ्रोट चक्र कहते हैं। थ्रोट चक्र से लता मंगेशकर हो जाती है। थ्रोट चक्र से, अब सर ने जो बोला मैं वहां आता हूं, थ्रोट चक्र से राधा और मीरा हो जाते हैं। इन्होंने कहा गीता, सीता, और एक रह गई और वह है राधा। क्यों राधा? राधा कोई व्यक्ति नहीं, राधा किसका उल्टा है? धारा का। भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है कि धारा से उल्टा चलने वाला जो व्यक्ति है वो राधा बन जाता है। जो भी व्यक्ति धारा से उल्टा चलेगा वो राधा बन जाता है। कैसे? तो पानी ऊपर से नीचे की ओर चलता है, अर्थात हम जो चल रहे हैं,
कुछ भी आया क्रोध कर दिया, कुछ भी हुआ ईर्ष्या हो गई, कुछ भी हुआ घृणा कर दिया, कुछ भी हुआ खिन्न हो गए, डिप्रेशन में चले गए, और कई लोग फ्रस्ट्रेट हो गए और सुसाइड भी कर लेते हैं। तो हम उस धारा में चल रहे हैं। लेकिन जो इसके विपरीत चलेगा, जो इसके अपोजिट दिशा में चलेगा, यानी समुद्र से हिमालय की ओर जो जाएगा, उसको राधा कहते हैं, उसको धारा नहीं कहते। अर्थात जो डे टू डे हम प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं वो तो करना रूटीन वर्क है, लेकिन आप राधा कब बनोगे उसमें? जब आप उससे कुछ डिफरेंट करोगे, जब उससे आप कुछ यूनिक करोगे, तब 2% ज्यादा इंक्रीमेंट देंगे प्रिंसिपल साहब, तब जाकर के आपको 1-2 प्रमोशन जल्दी मिलेगा, तब आपको एक अवार्ड। आप राधा बने ही नहीं। प्रश्न उठता है कि गीता में ये सीता और राधा का प्रचलन क्यों? गीता में 701 श्लोक सबने पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, 18 अध्याय हैं, है ना। भगवान कृष्ण अर्जुन को 41 नाम से बुलाते हैं, 41 नाम से बुलाते हैं। आपके भी अपने घर में नाम होंगे ना, किसी का नाम होगा बबलू, किसी का नाम टुल्लू, किसी का नाम मुन्ना, किसी का नाम बेबी, है ऐसे ऐसे नाम होंगे आपके घर में। तो आपके माता पिता को जो मन में आया आपका नाम करके बुला लिया, ठीक है। इसी तरह से कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। अब ध्यान से समझो, कृष्ण ने अर्जुन को 41 बार अलग अलग नामों से बुलाया। कभी क्या बोला? हे पार्थ, हे भरत, हे धनंजय, और एक जगह क्या बोलते पता है आपको? हे नवयुवक। यह घटना आने के बाद थोड़ा हमको विराम करना चाहिए। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को नवयुवक कहते हैं, उस दिन अर्जुन की उम्र 75 साल थी, है 75 इयर्स थी, और कृष्ण की उम्र उस समय 84 इयर्स थी। जस्ट इमेजिन, 75 इयर्स के व्यक्ति को कृष्ण नवयुवक कहते हैं, और आज हमारा 45 साल की उम्र का जो व्यक्ति है उसको भी समाज बुढ़ा कहता है। ठीक है, नाउ सी द डिफरेंस। क्यों? तब आयु ज्यादा आया जी, तब आयु ज्यादा था। आयु अति उत्तम, ये भारतीय ज्ञान परंपरा। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। वो सब है, कुछ है, लिखा भी है। मैं थोड़ा ये जो फोन में लिखा है पहले पूरा कर दो। तो कहते हैं हे नवयुवक। हे नवयुवक का अर्थ यहाँ क्या हुआ? वो उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम तो अभी नवयुवक हो, और कहाँ तुम्हारे दादा भीष्म 180 साल के। दादा भीष्म 180 साल के थे। आपको पता है भीम की जो हाइट थी वो 14 फीट थी। आप गूगल और AI वगैरह सर्च करते रहना, ठीक है। भीम की जो हाइट थी वो 14 फीट की थी, और उनका जो गदा था, मान लो आपकी हाइट है 6 फीट, और आपको मैं बोलूं एक लाठी लेके किसी को मारना है, और तो लाठी कितनी हाइट होगी? आपकी हाइट से 1 फीट छोटी, ठीक है। कराटे की भाषा में 1 फीट छोटी। तो अगर मैं 6 फीट का हूं तो 5 फीट की लाठी हमारे लिए ओके है। तो भीम 14 फीट के थे, तो 13 फीट का उनका गदा, तो 14 और 13 27, और जो हाथी था जिसपे वो बैठते थे, है ना, वो था 16 फीट का, ठीक है। तो 16 फीट का हाथी, तो 16 और कितना हुआ पहले? कितना हो गया? 43 फीट। 4 मंजिला बिल्डिंग, है ना। 4 मंजिला बिल्डिंग होती है, 10-10 फीट का होता है ना, 10 फीट 10 फीट 10 फीट, और छत पे चढ़ गए। अब आप चौथे फ्लोर के ऊपर छत पे चढ़ के और वहां से पत्थर लेके किसी को नीचे मारो, बस इतनी ही हाइट से भीम युद्ध करते थे। बस इतनी हाइट से वो भीम अपनी गदा चलाता था। और कभी कभी ऐसा भी सुना है, सर ने बोला ना, सीरियल भी देखा महाभारत का, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, वो हाथी के ऊपर उछलते भी है। तो मान लो 4-5 फीट उछल भी गए, तो 5 मंजिला बिल्डिंग हो गया। 5 मंजिला बिल्डिंग से भीम किसी को मार रहा है नीचे, है ना। अब आप विचार तो करो, सर ने बोला उनकी उम्र अधिक होती थी, तो उम्र के साथ और क्या क्या अधिक होता था, जरा इस पे हम विचार कर लें। तो नवयुवक कह रहे हैं जब, और उनको 41 नाम से बुलाते हैं, अलग अलग 41 नाम से बुलाते हैं। जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, एक एक श्लोक के अंदर जब जाएंगे, तो हर एक नामों की महिमा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए
उदाहरण के लिए आपकी माता जी को अमिता जी, मान लीजिए मैं निभा जी को निभा ना करके बुलाऊं, मैं क्या बोलूं? मान लीजिए वो वहां पीछे बैठी हैं और मैं ऐसा बोलूंगा, श्रीमती अमिता पुत्री आप स्टेज पर आइए, मान लीजिए ऐसा मैं बोलूं। अब आप अपने लिए इमेजिन करो कि आपको आपके नाम से नहीं, आपकी मां के नाम से बुलाया गया। थिंक फॉर 10 सेकेंड। अगर मुझे मेरी माँ के नाम से बुलाएंगे, क्या होगा? आपकी नींद उड़ जाएगी। ये सामने वाला व्यक्ति यार मुझे जानता है, वो तो ठीक है, मेरी माँ को कैसे जानता है, मेरी माँ के नाम को कैसे जानता है, और इसको कैसे पता है कि मुझे मेरी माँ के नाम से बुलाया जाएगा तो मेरी नींद खुल जाएगा और मैं उठ के बैठ जाऊंगा। आपको आपके माँ के नाम से बुलाया, तब जाकर के अर्जुन बना। अदरवाइज अर्जुन पहले अध्याय में एक छोटे कायर बच्चे की तरह पीछे बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही पहला अध्याय समाप्त होता है, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को पहला शब्द इस्तेमाल करते हैं और पहली बार बोलते हैं पूरे श्रीमद् भगवद गीता में, हे पार्थ। और जैसे ही आप सोचो भगवान कृष्ण की साइकोलॉजी तो सोचो, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट जो किसी को भी बहुत अच्छे से समझ सकता है वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जीवन से हमने क्या सीखा वो हम स्लाइड में सीखते हैं। तो नवयुवक कहा और साथ में उनकी मां का नाम लिया। जैसे ही मां का नाम लेते हैं श्री कृष्ण, वैसे ही अर्जुन उठ के खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद अर्जुन व्यक्ति से व्यक्तित्व की तरफ चले जाते हैं। गांधी व्यक्ति है या व्यक्तित्व? सरदार पटेल व्यक्ति है या व्यक्तित्व? व्यक्ति तो तब तक था, पर्सन तो तब तक था जब तक उसका शरीर इस पृथ्वी पर था। अब उसका शरीर नहीं है तो अब वो व्यक्ति नहीं रहा, तो रहा कौन? व्यक्तित्व। उसकी पर्सनालिटी रह गई। खैर पर्सनालिटी इज वेरी स्मॉल वर्ड इन फ्रंट ऑफ व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तित्व जो है ना वो पूरा सब कुछ डिस्क्राइब करता है। सब कुछ यानी नॉट 360 डिग्री, not 10 dimensions only, but minus x to plus x, minus y to plus y, minus z to plus z in all 10 dimensions of the universe. पूरा 360 degree multiplied by 360, not 360 by 10, not 3600 degree, but 360 degree multiplied by 360 degree. जैसे मैं नॉर्थ से साउथ एक 360 डिग्री ड्रॉ करूं, मैं ईस्ट से वेस्ट एक 360 डिग्री ड्रॉ करूं, तो जो आपका स्फीयर बन रहा है उस स्फीयर का पूरा सारे के सारे एलिमेंट्स को मैं इकट्ठा करूं व्यक्ति का, तो व्यक्तित्व बनता है। और पर्सनालिटी केवल एक छोटे से स्पेक्ट्रम में बनती है। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल यू बैंड और सपोज के बैंड और कोई बैंड ले लेता हूं, या किसी व्यक्ति का एक अमुक पोर्शन से फॉर एग्जांपल आप किसी व्यक्ति को 10 साल उसके साथ काम किए, तो जो 10 साल काम किया उतना ही बैंड, केवल उतना ही स्पेक्ट्रम आपके लिए वो व्यक्तित्व बनेगा, यानी पर्सनालिटी बनेगा। जबकि व्यक्तित्व के अंदर उसका सब कुछ आ जाता है। तो हम व्यक्ति बनना चाहते हैं या व्यक्तित्व, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम व्यक्ति बने रहें, फिर भारतीय ज्ञान परंपरा और श्रीमद् भगवद गीता की के बारे में समझना हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक आपसे प्रश्न उत्तर हम करते हैं। हम यहाँ क्यों आए? कुछ सीखने के लिए। इस कॉलेज में क्यों आए? नौकरी करने के लिए। नौकरी करने क्यों आए? हमको पैसा मिलेगा, हमको पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, परिवार के काम आएगा। क्यों? उसको करने की क्या आवश्यकता थी? ग्रेजुएशन क्यों किया? पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों किया? स्कूल में क्यों गए? ये सब क्यों किया? सर मुझे है ना खुशी चाहिए, सर मुझे है ना सुख चाहिए। ओके, तो एक काम करने के बाद जो खुशी चाहिए थी वो तो मिल गई, फिर करने की क्या आवश्यकता थी? तो आया कि नहीं मुझे और खुशी चाहिए, दूसरा किया। उसके बाद क्या किया? तो और खुशी चाहिए, तो एक और नया स्टेप लिया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। नहीं सर मजा नहीं आ रहा, एक और खुशी चाहिए। अच्छा पीएचडी कर लिया। एक और खुशी चाहिए, तो अच्छा तो क्या किया? पोस्ट डॉक कर लिया।
और खुशी चाहिए सर, तो चलो नौकरी भी मिल गई। सर प्रमोशन चाहिए, और खुशी मिलेगी। अच्छा प्रमोशन तो मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया, अब नहीं और खुशी चाहिए, तो एक और प्रमोशन चाहिए, तो एसोसिएट प्रोफेसर हो गए। अभी सर नहीं सर, प्रोफेसर नहीं होंगे तब तक खुश नहीं होंगे, सर प्रोफेसर भी हो गए। अब क्या करोगे सर, अभी भी खुश नहीं हो। ये यात्रा कौन सी है, ये यात्रा हम क्यों कर रहे हैं, इस यात्रा का ध्येय क्या है, इस यात्रा के पीछे का हमारा कोई पर्टिकुलर रीजन है क्या? उस रीजन को जानने और समझने के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेंगे। और जब श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेंगे तो उनके अंदर जितने भी टीचिंग्स दी गई हैं उनको हम जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि जो आप बोलते हैं वो कोई सुनता नहीं है, जो आप करते हैं वही लोग सुनते हैं। जो करते हैं वो लोग देखते नहीं है, जो आप करते हैं लोग उसको सुनते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ आकर के और कुछ और सेंस में आया होता टी शर्ट और जींस में, तो शायद आप श्रीमद् भगवद गीता का फील नहीं करते। तो जो हम करते हैं वही लोग सुनते हैं और वही लोग देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हम पीपीटीज पे जाएं थोड़ी देर के लिए और फिर हम वापस चर्चा में आएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 1 अंडरस्कोर करके होगा, इसको बंद कर दीजिए। हाँ 1 अंडरस्कोर, हाँ उसी को बंद कर दीजिए। और ऑपरेट करेंगे आप कि मैं करूँ? ठीक है, बस इसको रखिए। ये एक रिसर्च पेपर है। देखिए मैं कुछ जो भी आपसे बातें करूंगा केवल और केवल इन दोनों विषयों पे जो रिसर्च हुए हैं उन्हीं की बात करेंगे। क्योंकि आप लोग विद्वान श्रेणी के लोग हैं, तो आपसे कुछ रिसर्च से रिलेटेड ज्यादा बातें होंगी तो आपको जल्दी समझ में आएंगी। तो मैं एक उदाहरण के साथ लेता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता पे आज तक आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका जो जेमिनी है और साई स्पेस है और चैट जीपीटी है, आपका गूगल है, गूगल स्कॉलर है, जितने भी हैं सब मिल करके केवल और केवल लिस्ट देते हैं और बोलते हैं कि आज तक श्रीमद् भगवद गीता पे केवल 7000 पीएचडी हुई है। ये ऐसा ये लोग कहते हैं, हम तो गिनने नहीं गए थे, आपको शायद ध्यान हो। 7000 पीएचडी आज तक हुई है, ऐसा ये लोग कहते हैं। अगर ये कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो यही करता क्या है, आपका इनका सब इकट्ठा करके चुरा करके एक जगह से प्रोजेक्ट कर देगा। और जैसे ही प्रोजेक्ट करेगा, अरे वाह एआई कितना नॉलेजेबल, एआई ने इतना नॉलेज दिया कि 7000 पीएचडी थीसिस है। ठीक है, किस पे? श्रीमद् भगवद गीता पे। अब मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, वो जो ये आपको पाई चार्ट दिया ना, ये सब एरियाज है। श्रीमद् भगवद गीता के इतने खंड हैं, पार्ट्स हैं, जिनके ऊपर पीएचडी लोगों ने किया। अब वो परसेंटेज थोड़ा लिखना रह गया है, लेकिन इससे आप समझ लेना, रेशियो इसके हिसाब से है। कहते हैं, बड़ा प्रश्न है ये, 7000 अगर पीएचडी हुई है तो भगवद गीता में 700 श्लोक है। ऐसे 701 है, लेकिन हम मोटा रूप से 700 मान के चलते हैं। 700 श्लोक में 7000 पीएचडी। थोड़ा अपने दिमाग को आप झकझोरिएगा, थोड़ा जोर लगाइएगा इसके ऊपर। 700 श्लोक और 7000 पीएचडी, यानी एक श्लोक पे 10 पीएचडी क्या एवरेज हो सकता है? एक श्लोक में कितने शब्द होते हैं सर? हार्डली 15, 16, 20 शब्द होंगे, और क्या। जो बड़ा 4 लाइन का श्लोक होता है उसमें 20-22 शब्द, और जो 2 लाइन का है श्लोक उसमें अधिक से अधिक 15-16 शब्द, 14 शब्द। 14 शब्द 10 पीएचडी, 14 शब्द 10 पीएचडी, मतलब एक शब्द पे 1 पीएचडी। यार ये तो बहुत बड़ी इस दुनिया के लिए चैलेंज हो गया ना। ये जो दुनिया यहाँ बैठी उसके लिए तो फिलहाल बड़ा चैलेंज है ही। एक शब्द पे 1 पीएचडी, थोड़ा विचार करने जैसा है। उदाहरण के लिए मान लो मैं कह दूं सुंदर, बस एक शब्द मैंने आपको दिया सुंदर। अब सुंदर पे आप पीएचडी करो, एक शब्द पे, मतलब सुंदर व्यक्ति पे नहीं,
सुंदर शब्द पे। अब सुंदर शब्द पे आप पीएचडी करो, कितना थीसिस लिखोगे? कितना? अरे 6 चैप्टर तो लिखेंगे हैं? 240 पेज तो लिखेंगे कम से कम। अरे 240 नहीं, चलो ना, कई लोग 185 में भी निपटा देते हैं, ठीक है। 185 पेज लिख दिया। 185 पेज आपको लिखना है और एक शब्द आपको मैंने दे दिया सुंदर, लिखो। 3 साल पढ़े रहो इसमें, 3 साल तक एक शब्द पे पीएचडी करो। एंड दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7000 पीएचडी ऑन वन बुक, जिसको आप बुक कहते हैं, ऑन वन मैन्युस्क्रिप्ट, ऑन वन शास्त्र, एंड इट इज श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता पे आज की डेट में ये जो डेटा है 28 तारीख का है, 28 यानी यस्टरडे, कल का ये डेटा है, इसीलिए लास्ट में मैंने कल लिखा। और ऐसा सारे के सारे एआई टूल्स इकट्ठा किया, ठीक है। मेरे पास लगभग 63 या 64 एआई टूल्स हैं, सबसे लिया, इससे भी पूछा, इससे भी पूछा, इससे भी पूछा, सबसे पूछ लिया। और पूछने के बाद मुझे जो मिला वो मिला 7000। आपके पास भी है, ये टूल अवेलेबल है, आप भी ढूंढ सकते हैं। फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि यार इतना है तो शोध गंगा वाले कुछ तो कुछ कहेंगे, तभी आप मानोगे ना। आप लोग तो मानेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग तो क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए, नहीं एविडेंस चाहिए। और एविडेंस कौन दे रहा है? शोध गंगा दे रहा है। तो मैंने शोध गंगा पे सोचा कुछ उसमें दिमाग खपाया जाए, तो मैं शोध गंगा पे गया, शोध गंगा को पूछा, तो उसने कहा हाँ 3382 लो। इसका मतलब एआई सही बोल रहा है। मैं एआई को अब गलत नहीं कह सकता हूं, है ना, क्योंकि एआई डज नॉट मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मीन्स एंशिएंट इंडिया, it's not ancient, it's not artificial intelligence. AI means ancient Indian. That is what is the meaning of AI. तो हमारा ancient India ने हमको 7000 पीएचडी करने का मौका दिया एक शास्त्र पे, और वो श्रीमद् भगवद गीता। अब इसके अंदर शोध गंगा ने जो थीसिस का लिस्ट दिया, लिस्ट अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का है, और कितनी भाषाओं में है, एक क्लिक करिए, बस इतनी भाषाओं में, और उसको कहते हैं 82 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो पीएचडी हुई है वो 82 लैंग्वेजेस में। जरा विचार करो, हम तो एक भाषा दूसरी तीसरी तक जाते जाते हम श्मशान में चले जाते हैं। 82 भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेशन और पीएचडी हमारे पास आज के डेट में उपलब्ध है। आज 1 तारीख है, ये 28 तारीख का है। शायद 2-4 बढ़ गए होंगे, कम तो नहीं होंगे इसमें से। क्या हम समझते हैं कि इसको पढ़ना चाहिए? पूरी दुनिया जब इसके पीछे पागल है। अच्छा, आप जानते हैं पूरे विश्व का 840 करोड़ में से 710 करोड़ पॉपुलेशन केवल 50 भाषाएं बोलती है। 50 भाषा इस विश्व का लगभग पूरा पॉपुलेशन कवर कर लेता है, 50 भाषा, जबकि इसमें है 82 भाषाएं। 82 में 22 तो भारतीय भाषाएं हैं, तो बचे कितने? 60 भाषाएं बाकी हैं जो भारत की नहीं है। तो भारत के सिवाय 60 भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता पे पीएचडी और ट्रांसलेशन आज की डेट में अवेलेबल है। अब आप बताइए, आपके घर में कौन सी भाषा की श्रीमद् भगवद गीता है? आप पूछेंगे नहीं कि जिसने हाथ उठाया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप चाहे स्वीकार करें और चाहे तो अस्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन स्वीकार करने में आपका भला। भला का अर्थ क्या होता है? भला का उल्टा होता है लाभ। अगर आपका भला होगा तो हम सबका लाभ होगा। इसलिए 82 भाषाओं में हमारी श्रीमद् भगवद गीता आज की डेट में पृथ्वी पर है। अब आप जिस भाषा के भी हैं, क्या आपके घर में यह श्रीमद् भगवद गीता केवल अगरबत्ती करने के लिए है, या सरकारी खाता की तरह रेड पैटिज्म करके रख दिया, दिवाली आएगी तो उस पर सफाई कर देंगे, उसके लिए है, या ज्ञान पिपासु बन के, नॉलेज सीकर बन करके हम इसको पढ़ेंगे? अगर आप पढ़ते हैं
तो ये स्लाइड आपके काम का है। और नहीं पढ़ते हैं तो लास्ट रेड कलर का शब्द भी अवेलेबल है, ब्रेल भी अवेलेबल है। तो आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं चाहते हैं, अगर अपने आप को ब्रेल के फील्ड में ले जाना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है, वो उसमें भी है। आप सोचो, आप बोले नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो ठीक है, हाथ से छू के देख सकते हो, वो भी अवेलेबल है। आप उतना तो कर ही सकते हो ना, तो वो भी अवेलेबल है और वो भी ट्रांसलेटेड वर्जन में है। उसका ऑडियो भी अवेलेबल है, उसका वीडियो तो खैर हजारों की संख्या में है, हजारों। यूट्यूब पे तो मतलब आप लिखो और यू विल गेट, तो वो भी अवेलेबल है। अब आपसे मेरा एक प्रश्न और है कि नीचे हमने लिखा है डोमेन स्पेसिफिक सोर्सेस एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन श्रीमद् भगवद गीता। जैसे इतने सारे फील्ड हैं, उसमें से कोविड छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये रिसर्च तो अभी हुआ है मेरे पास जो आया है, तो कोविड भी उसमें इंक्लूडेड है। कौन सा ऐसा फील्ड है जो आपसे रिलेटेड है? कोई ना कोई फील्ड आपसे रिलेटेड होगा। और कोई ऐसा भी व्यक्ति मैं चाहता हूं जो ये बोल दे कि मेरा फील्ड इसमें है ही नहीं, वो भी हम चाहते हैं। तो मैं एआई को क्लेम करूंगा कि अब मुझे सर्च करके दो कि इस फील्ड में श्रीमद् भगवद गीता पे कुछ काम हुआ है या नहीं। मैं एआई को क्लेम करूंगा, ठीक है। आप बताओ किसका फील्ड इसमें नहीं है? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वन प्लेस, मेंटल हेल्थ सबका है ना? मेंटल हेल्थ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इवन विवेकानंद जी ने भी एक बार ऐसा कहा कि मैं चाहता हूं मेरे मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग करो, फुल यूटिलाइजेशन है। ये तो बड़ा भारी प्रश्न हो गया यार कि अगर विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं मेरे दिमाग का पूरा उपयोग करूं, तो फिर हम कौन से खेत की मूली हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते। हम करते ही क्या हैं? रूटीन वर्क को अगर निकाल दिया जाए तो हम क्या करते हैं बताइए, जरा गिन के बताइए। रूटीन काम को छोड़ दो, सुबह उठे, चाय पिए, नहा लिए, कुछ कर लिया इधर उधर, यूनिवर्सिटी कॉलेज चले गए, कुछ बिजनेस धंधा पानी कर लिया, बस ट्रेन में गाड़ी में बैठ घर चले गए, अगेन चाय पिया, खाया पिए, सो गए। ये एक रूटीन वर्क को छोड़ दें तो कुछ ऐसा बताओ जिसमें आपके दिमाग का उपयोग होता है। वो जो उपयोग है वो आपको ले जाता है कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है कि नहीं, पहला फील्ड तो जबरदस्त है, हम सबके लिए है, तो उस पे भी श्रीमद् भगवद गीता पे रिसर्च हो चुका है। मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई ऐसा फील्ड मिल जाए कि जिसमें श्रीमद् भगवद गीता पे कोई व्यक्ति रिसर्च ना किया हो। ये हमारा रिसर्च गैप ढूंढने का प्रयत्न है। लाइफ स्किल, ठीक है, कितने लोगों को तैरना आता है? जस्ट एक एग्जांपल देखिए, अब 150 लोगों में से मान लीजिए 15-18 लोगों ने हाथ उठाया है, ठीक है। अब जिनको नहीं आता है उनको पता है, रिजल्ट मालूम है, और रिजल्ट है डूब जाना। एक ही रिजल्ट है ना। तो लाइफ स्किल डूब जाना, ये हमारी स्किल हो गई। नेक्स्ट, मान लो ऐसा एक बात कर रहा हूं, अब बहुत सारे हैं। तो लाइफ स्किल पे इतने सारे रिसर्च श्रीमद् भगवद गीता ने दिया है कि लाइफ स्किल सिखाती है वो, और अगर नहीं सिखाती तो उस पर रिसर्च तो संभव ही नहीं था, है ना। फिर बहुत सारा है, मैं आ गया फिलॉसफी पे। एक जगह मैंने पढ़ा, सुनना आपका, फादर ऑफ फिलॉसफी सॉक्रेटिस। तो मैं थोड़ी देर सोचता रहा क्योंकि मैं सुन ही रहा था, और काफी मैं थोड़ी, मेरी आदत बुरी है और नहीं अच्छी है, आई डोंट अप्रिशिएट, लेकिन ये गलत था। कोई ये कह दे कि फिलॉसफी का जो पिता है वो सॉक्रेटिस है, या ऐसे हम मान कैसे लेंगे, है ना। नहीं मान सकते। कोई ऐसा बोल दे आपको, सीधे सीधे आपको बोल दे कि आपके फोर फादर थे ही नहीं धरती पे, ये जस्ट एक माइथोलॉजी है? मान लेंगे आप? क्या आप मान लेंगे कि आज से 100 साल पहले आपके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं था, वो माइथोलॉजी है? उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था? मान लेंगे? कोई नहीं मानेगा। जब नहीं मान लेते तो फिलॉसफी का फादर सॉक्रेटिस को कैसे मैं मान लूं? सॉक्रेटिस अभी तो पैदा हुआ था, अभी कुछ वर्षों पहले, ठीक है, और हमको तो फिलॉसफी दिया है लगभग 17 लाख वर्ष पहले।
तो क्या सोक्रेटिस 17 लाख वर्ष पहले आया था? तुम पैदा ही अभी हुए हो और तुम फादर कैसे हो गए फिलोसॉफी के? तो वो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए सी फिलोसॉफी पे रिसर्च तो देखो, एंड बहुत सारी चीजें हैं। आप बहुत सारे मैनेजमेंट की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, इफेक्टिव लीडरशिप वगैरह वगैरह। एक क्लिक करेंगे सर, एक और, धन्यवाद। ये एक रिसर्च पेपर है, ये आपके लिए है। मैं रिसर्च पेपर खोलूंगा, आप चिंता ना करें। देखिए, कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, कम सीखेंगे अच्छा सीखेंगे, क्योंकि 146 स्लाइड तो आपको हम नहीं दिखा सकते। तो हम कुछ बताएंगे, कुछ छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ स्पेस होगा तो आप अंदर आओगे। दो दोस्तों के बीच में जब स्पेस होता है ना, तो तीसरा उसका लाभ ले लेता है। तो ये 1 क्लिक करो, 1 उधर है ना बाजू, इधर एक 1 लिखा है, उस पे जाइए, क्लिक करिए। क्या बात है, यस, थोड़ा नीचे जाइए। ये जो येलो किया है उतना ही दिखाने का, ये ज्यादा पढ़ लेंगे तो नीचे दीजिए बस। देखिए, ये एक पेपर है, इसलिए हम क्यों लाए मालूम है? आप लोग ऐसा बोलते हैं भाई तो गप्पा मार रहा है, ऐसा कोई पेपर होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा एक एविडेंस तो दे दूं, कम से कम आपको लगे कि हाँ यार ये बात तो सही है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डवान, जहाँ पे एक मिलन जी हैं और एक अधिकारी जी हैं, उन्होंने एक रिसर्च एसोसिएट है और एक एसोसिएट प्रोफेसर है, दोनों ने मिलके कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, नीचे लीजिए, इसको पढ़ना नहीं आपको, नीचे जहां जहां ये लोग खाली बताते जाओ, तो मैं यहाँ से बोलते जाऊँ, नीचे लीजिए और नीचे, बस। देखिए, फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स पे इन्होंने बात किया, सिस्टम वैल्यूज पे बात किया, सोशल डायमेंशंस, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस, नर्चरिंग द होल डेवलपमेंट इंजन, और रेफरेंसेस भी है। अब आप नीचे जाइए, बस ऐसे स्क्रॉल करते जाइए, चल रुकिए नहीं, तो जस्ट वो देख लेंगे। साइंस, लाइफ साइंस, लैंग्वेज, एथिक्स, गो डाउन, आप रुकिए मत, चलते रहिए। हाँ बस धीमे धीमे जाते रहिए, डाउन 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 जाइए, रेफरेंसेज में जाइए। बस ये देखिए, इतने रेफरेंसेज हैं जिसपे मेंटल हेल्थ पे रिसर्च किया इन्होंने, अपने रिसर्च लिटरेचर में डाला हुआ है। नेक्स्ट लीजिए, लाइफ स्किल पे है, इतने रिसर्च इकट्ठे किए हैं। नेक्स्ट लीजिए, यस, एथिक्स पे है, पेडागोगी पे है, यस, मॉरल पे है, स्पिरिचुअलिटी पे है। अगर केवल स्पिरिचुअलिटी होती तो मैं आपको नहीं समझाता। नीचे लीजिए, सोसाइटी पे है, वगैरह वगैरह, बस बंद कर दीजिए, चलेगा, छोड़िए। लिटरेचर रिव्यू पेपर है ये। आप जानते हैं रिसर्च 2 प्रकार के पेपर होते हैं। जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको पता चलता है कौन से कैटेगरी का आपका पेपर है। अगर आपका रिसर्च रिव्यू पेपर है, आपका ओरिजिनल रिसर्च है, आपका केस स्टडी है, या किस तरह का पेपर है, व्हाइट पेपर है, तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पेपर यू हैव टू सबमिट इट, एंड उसके नाम अलग अलग। तो ये रिसर्च रिव्यू पेपर। अब रिसर्च रिव्यू पेपर कितने रेफरेंस का था? लगभग 160 साइटेशन है इसमें, 160 साइटेशंस, 160 साइटेशंस का एक रिसर्च पेपर आपके सामने मैंने बताया, जो ये प्रूव करता है कि इतने रिसर्च पेपर्स और पीएचडी अभी तक इस पे हो चुके हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यहां से हमको मैसेज क्या मिला, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वी गॉट। आज जो ये पश्चिम बोलता है कि भारत में रिसर्च नहीं होता है, भारत रिसर्च में पीछे है, भारत को रिसर्च का र नहीं मालूम है, भारत में रिसर्च की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नहीं, ये गलत है, ये 100% गलत है। और इस क्लेम को हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे पास रिसर्च का स्किल इस विश्व में सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक रिसर्च करने वाले भारत में हैं, और सबसे अधिक रिसर्च भी करते हैं भारत के ही लोग। बात वो अलग है कि तुमने अभी 160-170 साल पहले नेचर नाम का जर्नल चालू किया। नेचर जर्नल 167 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 167 ईयर्स तक छोड़ो, मेरे यहाँ तो 300 साल के तो लोग होते हैं, जिंदा लोग मिलते हैं। 304 साल का अभी व्यक्ति मिला था तो कुंभ में, 304 साल की उम्र है, ठीक है। तुम्हारे 167 ईयर्स का तो केवल अभी जर्नल का इतिहास है, ठीक है। ये हमारा इतिहास जरा गिन के बताओ। 7480 साल हो गए श्रीमद् भगवद गीता को पृथ्वी पे आए। कितने वर्ष?
7480 वर्ष श्रीमद् भगवद गीता को इस पृथ्वी पे आए हो गए, और तब से कितने रिसर्च हुए, ये तो पब्लिश्ड रिसर्च है, ये तो खाली पब्लिश किया हुआ है। अभी निभा जी बता रही थी कि उनके पिताजी ने श्रीमद् भगवद गीता गुजराती में लिखा है, लेकिन पब्लिश नहीं किया। ऐसे अनपब्लिश्ड रिसर्च तो हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, रूम के रूम भर जा नहीं मिलेगा, वो बात अलग है। तुम मेरी लाइब्रेरी जला दो, वो बात अलग है, लेकिन हमारे पास है। इसलिए यहाँ से संदेश ये मिला, मैसेज ये मिला, इस समाज को मैसेज दे रहे हैं हम, इस संसार को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम ये कहना बंद कर दो कि भारत में रिसर्च स्किल नहीं है, भारत में रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, भारत के लोगों को रिसर्च करना नहीं आता है। ये कहना तुम बंद कर दो और ये स्वीकार करो कि भारत ही रिसर्च करता है, भारत रिसर्च में अग्रणी है, सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक शब्द पे मैं 10 पीएचडी करता हूं, एक शब्द पे मैं 10 पीएचडी करता हूं, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्लाइड, ठीक है, इस स्लाइड ले लेते हैं। इसका जरा आप देखो तो कौन सी डेट को पब्लिश किया है, मिला ना, केवल 190 साल पहले की घटना है, ओनली 190 इयर्स बिफोर। 2025 चल रहा है ना, इतना तो मैथ्स हमको आता है ना सबको। 190 साल पहले की घटना है। ये महापुरुष जो अपने आप को लॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये जाते हैं अंग्रेज वहां विलायत, और वहां जाके बोलते हैं कि अब सुनना आप, हम क्या बोलते हैं और वो क्या बोलते हैं, केवल आप अपने विचारों को इनके स्केल पे मेजर करना। मुझे बताया गया है एडमिन और काफी अलग अलग किस्म के लोग हैं, इसलिए मैंने अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग करना प्रीफर किया। ये कहते हैं, सुनिएगा, ये हम नहीं कहते हैं, ये कहते हैं, आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। कौन सा एजुकेशन सिस्टम? एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। इसको जरा विचार करिएगा। ये भाई जा करके अपने लोगों में बोलता है कि मुझे हमें भारत के प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को रिप्लेस करना है। समझ रहे हो? रिप्लेस करना है मतलब था तभी तो रिप्लेस करोगे ना। ये कुर्सी को रिप्लेस करके प्लास्टिक की कुर्सी रखनी। तो उसने क्या कहा कि एंशिएंट भारतीय एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस करके हमारी अंग्रेजी प्रकार की भाषा को या शिक्षा व्यवस्था को वहां थोपना है, जबरदस्ती उनके सर पे डालना है। और अगर ये नहीं करोगे, पढ़ो उसने क्या लिखा है, भारत को जीतना असंभव। मुश्किल नहीं, उसने क्या लिखा, असंभव। उसने ये नहीं कहा कि डिफिकल्ट है, उसने ये नहीं कहा कि चैलेंजिंग है, उसने कहा इम्पॉसिबल है। किसने कहा? मैकाले ने। और आप जानते हैं मैकाले क्या पढ़ा था? बीए 38% से पास था, बीए विद 38%। और वो आकर के हमारे एजुकेशन सिस्टम, जहां मेरा ऋषि वेद लिखता है, वेद में कितने श्लोक हैं? वेद में, महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, 1,00,000 श्लोक है। और महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास के कार्य को बोलता है एक बीए 38% अंग्रेजी से पास हुआ विद्यार्थी कि मुझे इसको रिप्लेस करना है। सी द डेयरिंग। इस डेयरिंग के साथ उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था पे अटैक किया, और हम और आप मान लिए, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था बेकार है ना। जहां हम ऐसा प्रोफेशन देते थे कि कोई रिटायर ही ना हो। एक खेती करने वाला कब रिटायर होता बता देंगे? बहुत बढ़िया। एक बाल काटने वाला कब रिटायर होता है? बहुत बढ़िया। एक धोबी जो कपड़ा धुलते थे, जो हमारी सिस्टम में है, वो कब रिटायर होता है? एक पंडित जी जो कथा करते हैं, जो लोगों को शिक्षा देते हैं, एक शिक्षक जो पढ़ाता है, वो कब रिटायर होता है? आप सोचो, ये मेरी प्रोफेशनल व्यवस्था है। ये हमारे एजुकेशन ने हमको दिया कि पैदा हो गए ना धरती पे, सुखी होना तुम्हारा अधिकार है। तुम गुलाम होने के लिए अधिकार नहीं है तुम्हारा, सुखी होने के अधिकारी हो। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें दिया कि तुम कभी भी रिटायर नहीं होगे।
रिटायर होगे जब अंतिम श्वास लोगे तब। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था ने दिया, इनकी शिक्षा व्यवस्था ने नहीं दिया। इसने बोला 62 साल में रिटायर हो जाओ, इसने बोला 65 साल में रिटायर हो जाओ, इसने बोला 35 साल के पहले तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, यानी नौकरी मिलेगी तो कितनी, 30 ही साल। यार जीते 80 साल हो और काम 30 साल करते हो, तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी है? खत्म, 50% भी नहीं है ना। इससे ज्यादा तो हमारे मोटर की होती है, मोटर की भी एफिशिएंसी 87% के आसपास होती है ना। तो हमारी एफिशिएंसी तो कई हजार गुना होना चाहिए, 100 नहीं 5000 टाइम्स होना चाहिए। तो इन्होंने उसको कर्व कर दिया, इसको मरोड़ के हमको बर्बाद कर दिया। और अभी भी हम आपको बताएं, अभी भी हम, अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, अगर अंग्रेजी सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहा है, अरे यार अनपढ़ है, अनपढ़ है यार। गुजराती में मेरे पास एक विद्वान है, 40 किताब लिखा है और बोलने वाले अनपढ़ है, 40 बुक्स का ऑथर, 40, और वो अंग्रेजी बोलने वाला एक ऐसे नहीं लिख सकता है, और वो पढ़ा लिखा है, और वो 40 बुक लिखा है, वो अनपढ़ है, बेचारा अनपढ़ है। दिस इज व्हाट दिस फेलो हैज गिवन टू अस, ठीक है। इसलिए कब दिया? केवल 190 साल पहले। और किसको रिप्लेस कर रहा है? सोने की चिड़िया को। अब सोचो तो, एक और क्लिक, बस, केवल इसको रिप्लेस किया उसने। कितने साल पहले? 190 साल। और ये कितने साल? 17 लाख वर्ष। चलो उसको भी भूल जाओ, उसको भूल जाओ। मेरे पास कैसे जर्नलिस्ट थे, नारद जर्नलिस्ट, तो सोचो, है ना, पेड जर्नलिस्ट नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के यहाँ भी चले जाते हैं, यहाँ की सबके किचन और बेडरूम में भी चले जाते हैं। इतने लेवल का वो हमारा जर्नलिस्ट है, सब भाषा जानते हैं, सबके मन में भी प्रवेश कर जाता है। अब सोचो, वो हमारे सिस्टम को 170 साल वाला, 90 साल वाला बोलता है इसको रिप्लेस कर दो। और हम भारतीय मान लेते हैं कि हाँ यार बात में दम तो है, और हमने रिप्लेस कर भी दिया, ठीक है। उसको भी भूल जाओ, दूसरे में आ जाओ, हनुमान जी पे आ जाओ। कोई एक व्यक्ति बताएगा, लंका से लक्ष्मण की दवा लाने के लिए हनुमान जी हिमालय जब जाते हैं, जाके वापस आते हैं, और ऐसा कहा गया कि सूर्य का उदय नहीं होना चाहिए। तो हमारी भाषा में मोटे मोटे रूप में 10 घंटे का समय हुआ, ठीक है, क्योंकि सूर्योदय कहाँ नहीं होना चाहिए? कैलाश पे। और कैलाश पे सूर्योदय कब होता है? 3:20 पे। और जब वो वहां से उड़े तब कितना समय था? संध्या कब हुई? श्रीलंका में, उस समय की जो लंका थी, मतलब ओनली लंका, वहां पे सूर्यास्त होता है 6:20। तो 6:20 और 3:20, ठीक है। कितना समय हुआ भैया? 9 घंटा में। आज का जो जेट है ना, सबसे सुपर फास्ट जेट है, अगर उसको बोल दे तुम जाके वापस आ जाओ, तो उसको भी 7.5 घंटे लगते हैं, 7.5 आवर्स लगते हैं, लंका कोलंबो के पास से लेके और जहां से उन्होंने वो पर्वत को उठाया था, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसको वहां से वहां जा करके और वापस आने में, वहां कुछ करना नहीं है, केवल जाना है और चक्कर लगा के वापस आ जाए तो भी 7.5 घंटे लगते हैं, 7.5 आवर्स। कौन सा जेट विमान था इनके पास? कैसा पायलट रहा होगा हनुमान, कैसी ट्रेनिंग रही होगी, कैसा फ्यूल टैंक होगा कि कहीं पेट्रोल भी नहीं भरवाना पड़ा, कैसा साहसी होगा कि पहाड़ भी उस जेट के ऊपर रख के लेकर के आता है। विचार तो करो। इस सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है वो 190 साल पुराना व्यक्ति, जिसको एरोप्लेन का खाली स्पेलिंग ही मालूम, जिसको उसका फंक्शन नहीं पता है, जिसको उसको चलाने भी नहीं आता, इसने कभी देखा भी नहीं है, वो व्यक्ति बोलता है कि तुम इसको रिप्लेस कर दो। और हम भारतीय ने रिप्लेस कर भी दिया। क्या हमने हनुमान चालीसा के सिवाय कुछ हनुमान का सीखा? हनुमान जैसा विनम्र व्यक्ति क्या हमने अपने आप में पैदा किया? इतना डेडिकेशन हमारे प्रोफेशन में। उन्होंने कहा
कि जब तक का राम का काज नहीं कर दूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। चौपाई वोपाई में नहीं बोलूंगा, जब तक मैं भगवान श्री राम का कार्य नहीं कर दूंगा तब तक ये हनुमान विश्राम नहीं करेगा। अर्थात मैं साकेत का एम्प्लॉय हूं तो मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक इस बार का एमबीए नहीं हो जाए। मैं तब तक नहीं विश्राम करूंगा। मैं वो हनुमान हूं, लेकिन मुझे किसने रिप्लेस कर दिया? 190 साल पहले वाले व्यक्ति ने। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बार बार लेने से क्या है, मुंह अशुद्ध हो जाता है। तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। चलो उसको भी भूल जाओ यार। अरे मान लो ये सब अंग्रेजी वाले बोलते हैं इट्स अ माइथोलॉजी, है इट्स अ माइथोलॉजी, इट्स नॉट रियलिटी। तो जरा जाके वहां राम सेतु देखाओ, एक बार जाके देख तो आओ। अब तुम्हारे यहाँ मुझे राम सेतु दिखा दो, इसके बाद मैं मान लूंगा ये माइथोलॉजी है और तुम्हारा रियलिटी है। दिखा दो केवल, बस एविडेंस पे काम करते हो। वो भी भूल जाओ यार, छोड़ो जाने दो, ठीक है। तो उसने बोला एक काम करो, द्वापर युग भी हुआ उसको भी हटा दो। 8 लाख साल ही हुआ अभी तो, केवल 8 लाख ईयर्स। 8 लाख वर्ष पहले श्रीमद् भगवद गीता आते 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 7,500 वर्ष पुरानी है, ठीक है। तो बोलता है तुम इसको भी रिप्लेस कर दो। हमने कर दिया और हटा के किया क्या हमने? एक कथा आती है गांव में सब जगह, कथा तो नहीं कहेंगे उसको, दंत कथा कहेंगे। किदवदंती मतलब सच्चाई नहीं है लेकिन सुनने में आती है। क्या? जिसके घर में महाभारत की पुस्तक होगी उसके घर में महाभारत होगा, है ना? सब सुने हैं, सब दादी दादा सब बोलते हैं। मेरा प्रश्न, उत्तर आपका, महाभारत किसके बीच में हुआ? कौरव और पांडव के। कौरव के घर में महाभारत की किताब थी, पांडवों के घर में महाभारत की किताब थी, तो क्यों महाभारत हुआ? हम मूर्ख लोग यह मान लेते हैं कि महाभारत की पुस्तक घर में रखने से महाभारत होगा। अरे भाई, जिसके घर में नहीं था उनके घर में होगा। और हमको डरा करके, ऐसे मिसगाइड करके, नो गाइड करके, गलत ढंग से समझा के कह दिया गया देखो महाभारत रखना नहीं घर में, और हमने रखना बंद कर दिया। हमने महाभारत रखना बंद किया तो गीता भी नहीं रखा, क्योंकि महाभारत के अंदर ही गीता है। तो हमने उसको भी रखना छोड़ दिया और बोला नहीं रखना नहीं, दुकान में ठीक है, घर पे नहीं आनी चाहिए। और घर पे नहीं आ रही है इसलिए घर में महाभारत हो रहा है। बात तो उल्टी है लेकिन सिखाया उल्टा गया और हमने मान भी लिया। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आज ही घर जाने से पहले एक महाभारत की पुस्तक खरीदिए, केवल खरीदिए, घर में रखिए, रोज सुबह उसका दर्शन करिए, एक पेज पढ़िए, संभव हो वो पेज पढ़ के बच्चों को सुनाइए। बच्चों को सुनाइए, मुझे पता है बच्चे नहीं सुनेंगे, लेकिन आप बोलेंगे तो आवाज तो घर में गूंजेगी। 2 दिन 4 दिन, ये मेरा 99th लेक्चर है, सर से मैं शेयर कर रहा था। अभी टी ब्रेक के बाद हमारा 100th लेक्चर होगा ये, ठीक है। तो पहला जब शुरू किया तो सही में कोई नहीं सुनता था, मुझे ही सुनाते थे। धीमे धीमे लोगों ने कहा नहीं यार कुछ तो होगा इसके अंदर सुनने जैसा है, तो अब आप भी सुन रहे हो। तो कहने का अर्थ जब हम घर में रखेंगे, पढ़ेंगे, उसके ऊपर बोलेंगे, सुनाएंगे तो कोई जरूर सुनेगा। आपको भी सुनना पड़ सकता है, अरे ये क्या करके बैठे हो, ठीक है। 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5वीं बार तो कोई सुनेगा और फिर भारतीय ज्ञान परंपरा वापस पैदा हो जाएगी, हमारे समाज में सब जगह छा जाएगी। और ये जो 190 साल का व्यक्ति ने बोला, 190 साल पहले बोला कि ये सब बेकार चीजें हैं, ये सब माइथोलॉजी है, उसकी विचारधारा रिप्लेस हो जाएगी और भारत में पुनः ज्ञान का उद्भव होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। ये स्लाइड नंबर 2 प्लीज क्लिक। ये इसलिए लिया क्योंकि शायद वो हाथ से लिखा था, ना दिखाई दे रहा हो, ये पढ़ना है। सुनिएगा, I have traveled across the length and breadth. ध्यान से सुनिएगा, see the words,
see the words he has put in front of his parliament. I have traveled across the length and breadth of India. पहली बात, उसने यहां भारत नहीं कहा, उसने यहां भारत नहीं कहा, जानबूझ के नहीं कहा, जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि इसको इंडिया ही कहना है, इसको भारत नहीं कहना है. And I have not seen one person, सुनिएगा, one person, पूरे भारत में तुम घूमते हो और तुमको एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो who is a beggar. आप सोचो कितना प्रभावशाली भारत, उसने कैसा भारत को एप्रिशिएट किया. आदमी नहीं सही है, लेकिन इसने भारत को एप्रिशिएट कितना किया. इसने भारत को बोला, भारत में एक भिखारी नहीं है, एक नहीं मिला मुझे. आगे सुनो, हु इज अ थीफ, मुझे एक चोर नहीं मिला, एक चोर नहीं, एक भिखारी नहीं मिला. ये भारतीय ज्ञान परंपरा है, सुनिएगा. और क्या बोलता है, सच वेल्थ आई हैव सीन. यहां सच रिच पीपल नहीं बोलता है, सामाजिक संपत्ति की बात कर रहा है. सामाजिक संपत्ति यानी जैसे रेलवे स्टेशन सामाजिक संपत्ति है, नदी सामाजिक संपत्ति है, स्कूल सामाजिक संपत्ति है. सामाजिक संपत्ति की बात कर रहा है. ध्यान से सुनिएगा, व्यक्तिगत संपत्ति की बात उसने नहीं किया. सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, देश की संपत्ति की बात कर रहा है. भारत कितना रिच था ऐसा वो बोल रहा है. एंड देन हाई मॉरल वैल्यूज, खाली मॉरल वैल्यूज नहीं बोल रहा है. हम क्या बोलते हैं, उसके मॉरल से नहीं. अरे भाई, हाई मॉरल वैल्यूज ऑलरेडी हैं हमारे पास. एंड पीपल ऑफ सच कैलिबर. मैंने ये अंश इसलिए लिया कि आपको अच्छे से पढ़ने में आए. अपनी प्रशंसा तो अच्छी लगती है सबको, तो हमारी प्रशंसा इसने किया, इसलिए ये कटिंग अलग से रखा. ठीक है. और ये इस व्यक्ति ने, मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को वहां जाके बोला. आगे पीछे की चीजें हैं कि इसको हटाना है, ये कर, वो सब चीजें, और वही हम सब पढ़ के बड़े हुए. ठीक है. हम जब 5वीं कक्षा में थे तो ABCD सीख लिया, तो घर के बाहर आके ABCD जोर जोर से चिल्लाता था कि हमको अंग्रेजी आ गई. ऐसा हम प्राउड फील करते थे. जबकि मेरे दादाजी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे संस्कृत के, और मैं संस्कृत का सुबह खाली कुछ पाठ करके स्तोत्र करके वो मैं बाहर नहीं बोलता था किसी को, लेकिन ABCD किया तो मेरे वरांडे में आके खड़े होके चिल्ला चिल्ला के मैं मेरे दोस्तों से कह रहा था कि मुझे अंग्रेजी आ गई, ABCD याद हो गया. सो ये मेंटालिटी हम लेके बड़े हुए. ठीक है. और ये व्यक्ति कहता है कि ये भारत ऐसा था. यहां से हम मैसेज हमें क्लियर मिल गया. हमें हमारे पूर्वजों पे गर्व होना चाहिए, हमें हमारी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, हमें हमारी ज्ञान परंपरा पे गर्व होना चाहिए, हमें हमारा कल्चर, जिसको कल्चर कहते हैं, और वो कहां से आता है, एक और एक मात्र संस्कृत से आता है. मात्र संस्कृत से आता है. और वो संस्कृत, एक स्कूल में मैं कल चीफ गेस्ट था, सर को बताया था, नेशनल साइंस डे का कुछ चल रहा था. आपको पता है लगभग 12-14 बच्चे ऐसे थे, स्पेनिश में आकर के वो अपना काम दिखा रहे थे. मैंने पूछा, बेटा स्पेनिश कितने साल पुरानी है? बोला प्राउडफुली सर 1000 ईयर ओल्ड. यार बढ़िया. बोला आप विचार करो, यह 15 लाख 18 लाख वर्ष पुरानी को तो कोई गिनता ही नहीं है. 1000 साल पुरानी स्पेनिश को वो बैठ के भाषण दे रहा है. दिस इज वेयर वी आर. तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करके इस दिशा में हमारी अगली पीढ़ी के लिए कुछ करना है, हमें करना है. अगर हम नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी को आप दोष मत देना. अगली पीढ़ी को दोष दे दे करके हम इतने छोटे हो गए हैं, नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं. हम नहीं कर रहे हैं, उनसे करवाना चाहते हैं, इतना एक्सपेक्टेशन उनसे है. ये गलत है. 7,500 वर्ष पहले के कुछ लोगों पे जरा ध्यान दिया जाए, जिनके बारे में आप सब जानते हो. ठीक है. थोड़ी थोड़ी बात इनके बारे में बोलेंगे, ज्यादा नहीं. SBG मतलब है श्रीमद् भगवद गीता. प्लीज कोई जने गीता मत बोलना है ना, और कोई जने भगवद गीता भी मत बोल देना. इट इज श्रीमद् भगवद गीता, है ना. अगर आप मुझे आकर के बोलो वेद स्टैंड अप,
तो मुझे कैसा लगेगा? तो आप कम से कम पूरा नाम तो किसी का बोलो, ठीक है? तो उसका पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता, उसका नाम गीता नहीं है, ठीक है? तो आपके पड़ोसी गीता और आपके पास आपके रिलेटिव गीता नहीं है, वो श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत, और उसके ऊपर हमने क्या लिखा है? प्रैक्टिसेस एंड प्रीचिंग्स। आप ध्यान से सुनना, ये शब्दों का जो चुनाव है बहुत ही मेहनत से किया गया है, निभा जी के अनुरोध पे। उन्होंने बोला कि सर कुछ अच्छी चीज देनी है, हमने कहा शब्दों से अच्छी चीज तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द से ही सब कुछ होता है। शब्द, आप थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाता हूँ, आप ऐसा करना सभी लोग जिसको हो सके, जिनके घर में जमीन है, यानी जहां आप रहते हैं वहां आसपास पे कहीं कुछ जमीन दिख जाए, बगीचा हो, कुछ मिट्टी मिट्टी हो, है तालाब हो, नदी है, कुछ भी मिल जाए, तो वहां सुबह ऐसे आपके जेब में से हैंकरचीफ निकालना, ठीक है? निकाल के तो जमीन पे रख देने का, यहाँ पे, और जमीन पे रख के आपका जो श्वास चल रहा हो वो वाला कान उस पे लगा देना। आई रिपीट, फिर से बोलता हूं, मैं वहां करके दिखाता हूं तो आपके लिए इजी रहेगा। देखिए, जब हम कभी 3 दिन के लिए मिलेंगे ना तो और मजा आएगा, कुछ हम बता पाएंगे आपको। ये आप हैंकरचीफ निकाले, ये आपकी जमीन है, जमीन होनी चाहिए, हाँ, सीमेंट और नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए कि पता चला रोड पे चले गए, वो नहीं। जमीन यानी जहाँ सॉइल हो, मिट्टी हो, वहां पे ये निकालो, उसको ऐसे रख दो, चेक करो कौन सा है आपका नॉस्ट्रिल चल रहा है, श्वास। मान लो अभी एज ऑफ नाउ मान लीजिए मेरा बायां नाक चल रहा है, ठीक है? आप चेक कर लीजिएगा, एक ही चल रहा होगा एट ए टाइम। तो जो चल रहा है ना, उसके अपोजिट वाले कान को, मान लो मेरा बायां चल रहा है अभी, तो मैं क्या करूंगा, दाहिने कान को इसके ऊपर जमीन पे ऐसे रख देने का, ठीक है? और 5 बार सांस लेने का, उसको रख दो, 5 बार सांस लो, और जबरदस्ती नहीं, नॉर्मल ढंग से सांस लो। ऐसा 21 डेज करो। कितने दिन? 21 डे। आपको 22 से 22nd डे धरती से ओम की आवाज नहीं आएगी, तो आप मुझे आके मेरे ऑफिस में बोलना कि सर मुझे नहीं सुनाई दिया। 21 डेज करो, और 22वें दिन आपको ओम की आवाज पृथ्वी में से सुनाई देगी। कहां से? पृथ्वी में से। एक दिन गैप हुआ तो उस दिन से 21 दिन फिर से गिन लेने का, लेकिन 21 डेज कंप्लीट करना है। जिस दिन आपको कंप्लीट हो गया और 22वें दिन आपको ओम सुनाई देगा, और जैसे ही सुनाई देगा ना, आपके जो शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होगी, आपके शरीर में ऐसा होगा कि मैं उड़ूं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ करूं, इतनी शक्ति आएगी, इतना कुछ मिलेगा। इसको कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। मेरे गुरुकुल का विद्यार्थी, आपको पता है, सभी विद्यार्थी 2:30 बजे उठते थे। आपने नाम सुना होगा, प्रेमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी 2 बज के कुछ 2:30 बजे के आसपास उठते हैं। मेरा गुरुकुल का विद्यार्थी 2:30 बजे उठता था। 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक नहाना वाना फ्रेश हो गए, और सब 3 सवा 3 के आसपास गुरुकुल में गुरु के साथ जाके ओम की प्रैक्टिस करते थे। और ओम की प्रैक्टिस का पहला प्रैक्टिस का प्रारंभ यहां से होता है। आप सुन के तो देखो, आप ये सब भूल जाओगे, जितने गाने टॉली और बॉली के आते हैं सब भूल जाएंगे आप। आपके दिमाग में केवल और केवल एक ही ध्वनि चलेगी, और उसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स अनुनाद। उसको क्या कहते हैं? अनुनाद। उसको रेजोनेंस कहते हैं। आप और पृथ्वी एक हो जाओगे, क्योंकि आपका शरीर पृथ्वी से ही बना है। तो आप और, क्योंकि आपका जो अन्नमय कोश है वो मैं आगे लूंगा नेक्स्ट वीक। ये हमारे कुछ महापुरुष हैं, आगे उनके बारे में आप जानते हैं। गौतम बुद्ध, आद्य शंकराचार्य, एक कोई लेंगे, आद्य शंकराचार्य जी को मैं लेता हूं। आपको पता है आद्य शंकराचार्य जी केवल 42 साल की उम्र तक इस पृथ्वी पे रहे। हम में से जितने 42 साल वाले हैं, सोचो कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया आज तक। 42 वर्षों तक की उम्र में उन्होंने 4 इतने बड़े बड़े मठ की स्थापना किया। आप जानते हैं, पूरे पृथ्वी का 12 चक्कर लगाया,
सॉरी पूरे भारत का 12 चक्कर लगाया, पूरे भारत का। हम तो पूरा मुंबई भी नहीं देखे होंगे आज तक, उन्होंने पूरे भारत का 12 चक्कर लगाया और इसकी स्थापना किया। और तब जाकर के भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा को उन्होंने बचाया। इतना बड़ा काम किया 42 साल का व्यक्ति कैसे किया होगा, एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक प्रतिक्षण कितनी मेहनत किया होगा। और किसी को छोड़ दो, इन लोगों को किसी का भी नाम ले लीजिए, अशोक का नाम लीजिए, चाणक्य जी का नाम लीजिए, किसी का भी, एनी 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 लास्ट तक ले लीजिए किसी का। अंबेडकर जी का नाम लीजिए, अंबेडकर जी के पास जितनी डिग्री थी यहाँ बैठे हुए किसी के पास नहीं, कितनी डिग्री, कितना विद्वान व्यक्ति। अभी की घटना है, अभी तो 100 साल भी नहीं हुए हैं। इधर अगर आप चले आते हैं, भावे जी से लेके आर्यभट्ट जी से, किसी का भी नाम ले लो, कोई भी। विवेकानंद जी को तो आप जानते ही है, छत्रपति जी को देख लीजिए, किसी को भी। ये सब कौन से परंपरा से पढ़े थे? आईकेएस। उन्होंने AIKS में पढ़ाई किया था, उन्होंने मैकाले केएस में नहीं पढ़ाई किया था, उन्होंने AIKS में पढ़ाई किया था। और चूंकि AIKS में पढ़ाई किया था, इसीलिए कुछ व्यक्तित्वों का हमारे जहन में कुछ न कुछ उतर सका। अदरवाइज मैकाले एजुकेशन सिस्टम वाले नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहां से हमने क्या सीखा? स्लाइड नंबर 3। यहां से हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम नहीं पढ़ सके IKS, तो मेरा बेटा, मेरी बेटी तो IKS पढ़े, मेरी बिटिया IIM अहमदाबाद से PhD कर रही है। तो एक दिन मैंने उससे बात किया, मैंने कहा भाई तुम जो PhD कर रही हो उसमें कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम तो डालो। तो उसने क्या बताया पता है? उनके जो सर हैं, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, तो बोले कि वो सर जो हैं वो रोज सुबह जितने उनके PhD स्कॉलर्स हैं, फुल टाइम है सब, तो जितने PhD स्कॉलर्स हैं सबसे बोलते हैं कि आज एक श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक आके सुनाना। सी द सिस्टम। IIM अहमदाबाद, ठीक है, निभा को मालूम। तो IIM अहमदाबाद का प्रोफेसर अपने PhD स्टूडेंट से प्रतिदिन एक श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक पढ़वाता है। अब सोचो, क्या हमने हमारे सब्जेक्ट में, हम हमारे विषय को जब पढ़ाने क्लास में जाते हैं, हम कहीं अपने विषय में कुछ IKS ढूंढ पाएंगे क्या? ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि साल में 2 दिन का IKS का लेक्चर करवा दिया, एक्सपर्ट कोई आया बोल के चला गया। ऐसा नहीं कि हर एक क्लास को एक एक लेक्चर करवा दिया। ऐसा भी नहीं कि एक एक विद्यार्थी जो है एक एक सब्जेक्ट IKS का ले लिया। नहीं, हर विषय में IKS होना चाहिए, हर विषय में IKS। जैसे भोजन करने बैठे IKS सिस्टम, पढ़ाने आए IKS सिस्टम, कुछ भी क्रियाकलाप मेरे जीवन का होगा IKS सिस्टम का होना ही चाहिए। तब IKS का विस्तार होगा, तब IKS जो है फलेगा फूलेगा। अन्यथा IKS एक विषय बन के, खैर विषय भी बहुत ही खराब शब्द है, मैं बताता, एक विषय बन के IKS वैसे का वैसे उसका मर्डर हो जाएगा। और कुछ समय के बाद बच्चे बोलेंगे अरे यार मजा नहीं आता था, लेकिन 2 क्रेडिट तो अर्न करना पड़ेगा ना, इसीलिए पढ़ लिया, इसीलिए एग्जाम दे दिया, प्रैक्टिस नहीं किया। हमने अभी एक अनुभव लिया, हमारी यूनिवर्सिटी ने एक अनुभव किया। मेरे पास 14 IKS के टीचर्स, इंक्लूडिंग मी 15 लोग, हम 15 लोग, जिसमें से मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाता हूँ, वो लोग अलग अलग पढ़ाते हैं। अभी तक हमने लगभग 40 एक IKS पे बुक्स पब्लिश किया है हमारी यूनिवर्सिटी में। अभी हमारा एक पॉडकास्ट भी आ रहा है श्रीमद् भगवद गीता का, और वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, सभी फर्स्ट ईयर के, हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में 3200 बच्चे हैं, तो सभी 3200 बच्चों को, फर्स्ट ईयर वालों को हम IKS पढ़ाते हैं। उनके लिए 2 क्रेडिट कोर्स कंपलसरी है। हमने क्या किया, जो टॉप 15 बच्चे थे, टॉप 15 IKS के टॉप 15, आप समझे मेरी बात? भाई 8 सब्जेक्ट होंगे, 8 में से एक सब्जेक्ट IKS है, तो IKS में जो टॉप 15 स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स को बुलाया। ठीक है, उनके पेरेंट्स से मैंने स्वयं इंटरेक्शन किया कि आप मुझे बताएं, आपका बच्चा IKS का टॉपर है, तो आपने पिछले 6 महीने में घर में, परिवार में, समाज में
उसके जीवन में क्या परिवर्तन देखा कि आपको लग रहा है कि हाँ उसने आईकेएस पढ़ा है। ये हमने डायरेक्ट पेरेंट्स 15 पेरेंट्स से इंटरेक्शन किया, केवल एक रेस्पेक्टेबल पेरेंट ने ऐसा बोला कि हाँ उसके अंदर आईकेएस जीवन में उतार रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है। बाकी 14 ने यही कहा कि सर यहाँ टॉप किया होगा लेकिन बाकी कोई चेंज नहीं आया। दिस इज व्हाट इज द आउटकम। कितने लोग हम लोग पढ़ा रहे हैं? 15 लोग। हमारे पास 15 फैकल्टी है, ऑल आर पीएचडी। 15 पीएचडी फैकल्टी आईकेएस अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आईकेएस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, मतलब अलग अलग चीजें हम पढ़ाते हैं। और 2 क्रेडिट का कोर्स है और 2 क्रेडिट कोर्स को 3200 बच्चों को पढ़ाया गया। सब के सब जितने पास हुए, टॉपर्स में से केवल एक ने अपने जीवन में आईकेएस को उतारा, बाकी किसी ने नहीं उतारा। कितने दुख की बात है, कितना दर्द होता है, कितना पेन होता होगा हमको कि हम जी जान लगा के तुमको बता रहे हैं कि आईकेएस क्या है, जीवन में उतारो, लेकिन वो विद्यार्थी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, वो उसको मजबूर कर देते हैं कि नहीं तुम इसको मत मानो। और यही मैकाले चाहता था। आज भी वो सफल है जबकि वो जिंदा नहीं है, और आज भी हम असफल हैं जबकि हम सब के सब कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलके इस यात्रा में एक दूसरे का सहयोग देते हुए, जी जान लगाते हुए, भारतीय ज्ञान परंपरा को फोर्सफुली लोगों तक पहुंचाते हुए, जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, अगले 5-10 साल में करेंगे ऐसा, तब जाके शायद कुछ इंप्लीमेंट होगा। अन्यथा ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा और भारत सरकार का जो स्वप्न है वो अधूरा रह जाएगा। और अगर ये अधूरा रह गया तो हम फिर कहते ही रहेंगे कि विकसित 2047 हम नहीं हो पाएंगे, हम विकसित नहीं हो पाएंगे, विश्व गुरु नहीं वापस हो पाएंगे। ये मैसेज हमको यहां से आपको स्लाइड नंबर 4 का देना।